गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे, हम लोग अपना म्यूचुअल फंड चैप्टर का लास्ट क्लाइमैक्स पे चल रहे हैं, लेक्चर नंबर 6 पे, जिसके अंदर हम लोगों ने मॉड्यूल भी रेफर किया है लास्ट क्लास में, आपको याद होगा। और हमने जिसके अंदर म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस भी पढ़ी थी, साथ में लोडर भी पढ़ा था, राइट। अब हमें मॉड्यूल में से ही कुछ पार्ट करना है। उसके अलावा आपको याद होगा जब हमने लास्ट क्लास में लोडर रेगुलेशंस पढ़ी थी और साथ में म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, तो उसमें एक 9th पॉइंट आया था, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड। याद आ रही है बात? फिर मैंने आपको बोला था कि बेटा नेक्स्ट क्लास में आते ही हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड्स। बेटा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या इंडिया के म्यूचुअल फंड्स इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सर क्या ऐसा होता है कि इंडियन म्यूचुअल फंड है, इंडियन पब्लिक से पैसा ले रहा है और इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है? यस, ऐसा होता है। हम उसको क्या बोलते हैं? ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स, आया ना। और मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया का म्यूचुअल फंड है, इंडिया का म्यूचुअल फंड यूएस में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, तो यूएस के लोग उसे बोलते हैं फॉरेन म्यूचुअल फंड या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। हम क्या बोल रहे हैं? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड। लेकिन जहां इन्वेस्टमेंट हो रही है उस कंट्री के लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन म्यूचुअल फंड या इंटरनेशनल फंड। याद रहेगी ये बात? क्लियर है? तो इन शॉर्ट में कहना चाहूं तो यस, फॉरेन या इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, फॉरेन फंड्स। बच्चे, आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अनअकैडमी पे लाइव लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ फॉर मॉड्यूल 1 3 लॉज एंड मॉड्यूल 2 के लिए दोनों लॉज। मेरे साथ बाकी फैकल्टीज की भी टीम है एंड वी आर टीचिंग लाइव। तो अनअकैडमी पे अगर आप लाइव सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, तो वो आप कैसे ले सकते हैं बेटा, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपको कोड यूज करना है ABC, अमित वोरा क्लासेस का जो ABC है, ये कोड आपको यूज करना है बच्चे। और इस कोड के साथ यू कैन गेट, बाय यूजिंग दिस कोड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट। ऑलरेडी जो फी है वो बहुत कम है और उसमें आपको और एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल सकता है बाय यूजिंग दिस कोड। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी बच्चे को CS एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 देना है, तो मॉड्यूल 1 के लिए उसे लगता है कि यार मैं मॉड्यूल 1, मैंने अभी मॉड्यूल 2 दिया है, मैं मॉड्यूल 1 देना चाहता हूँ, या मैंने मॉड्यूल 1 दिया है, मैं मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो ऐसे केस के अंदर आपके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहता है वो 6 मंथ्स का रहता है बच्चे। तो 6 मंथ्स की जो फीस है दैट इज 13125। इसमें आप ABC का कोड लगाएंगे तो यू विल गेट डिस्काउंट, और आफ्टर डिस्काउंट आपकी जो फीस आएगी वो 11,800 रुपये आएगी, जिसके अंदर आपको ना ही सिर्फ मेरे सब्जेक्ट्स बल्कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ CS एग्जीक्यूटिव सच पर्टिकुलर मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल 2 में SLCM EBCL तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कॉस्टिंग, FM, अकाउंट्स, और इसके साथ जो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, इन सब की भी अलग अलग फैकल्टीज है जो आपको इसी फी में मिलेंगी। बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू यूज दिस कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं बेटा मैं, जब हम लोग पढ़ेंगे अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर, आप हमारा फीडबैक देख सकते हैं स्टूडेंट से, तो उसके अंदर इट्स नॉट लाइक कि हम लोग सिर्फ आपको लेक्चर्स दे रहे हैं। अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो जाता है, से आपका कोई लेक्चर मिस हो गया, तो उस केस में आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे और आप उसको अनलिमिटेड टाइम व्यू कर सकते हैं अगर किसी कारणवश, किसी रीजन की वजह से आपका रेगुलर लेक्चर मिस हो जाता है लाइव वाला। इसके अलावा हर 4th सेशन हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। वैसे मैं इतना बुरा पढ़ाता नहीं हूँ कि आपको बहुत सारे डाउट्स आए, बट स्टिल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ये एक चेरी ऑन द केक है कि एवरी 4th सेशन इज अ डाउट सेशन और आप अपने डाउट्स को वहां रेज कर सकते हैं। यू विल गेट PDF फाइल्स ऑफ ऑल माई स्टडी मटेरियल। जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे आपको उसकी PDF फाइल्स मिलती रहेंगी। और एवरी वीक हमारी एक टेस्ट सीरीज होती है जिसका नाम है बेटा अभ्यास टेस्ट सीरीज। वो अभ्यास टेस्ट सीरीज जो है वो आप अटेंड कीजिए, एंड उसमें हम लोग पहले ही एडवांस में बता देते हैं कि नेक्स्ट वीक किस कोर्स की, किस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज होने वाली है। और मेरे लॉ की तो हर संडे होती है, एक ऑल्टरनेट संडे को मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 2, फिर मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 2, इस तरीके से चलता है। एंड इसका जो एनालिसिस होता है कि आंसर क्या होना चाहिए था, क्या सैंपल आंसर होना चाहिए, सजेस्टेड आंसर क्या होना चाहिए, उसमें भी मैं एनालिसिस का लेक्चर लेके आता हूं। तो कहने का मतलब आपको समझाने से लेके, आपके डाउट से लेके, अपडेटेड स्टडी मटेरियल से लेके, आपकी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस से लेके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, इंक्लूडिंग रिवीजन एज वेल। जो रिवीजन हम कराते हैं, इट्स नॉट लाइक
कि हमने आपको मैराथन कराया, नो, इट्स अ कंप्लीट रिवीजन जो आपकी 1 मंथ में पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जो हम इन द 1 मंथ बिफोर द एग्जाम करते हैं, मतलब जून के लिए मई में करते हैं एंड दिसंबर के लिए नवंबर के मंथ में करते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बेटर यूज द कोड ABC एंड ज्वाइन द लाइव क्लासेस बाय मी एंड आवर टीम ओनली एट अनअकैडमी। तो अब हम चलते हैं अपने रेगुलर लेक्चर की तरफ। या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपने देश के बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये बात समझ आई? सिंपल है। हम इसको ऑफशोर म्यूचुअल फंड्स भी कह सकते हैं, हम इसको ओवरसीज म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं, हम इसको फॉरेन फंड्स भी कह सकते हैं, हम इसको इंटरनेशनल फंड। ये जो ऑफशोर, और जब हम बात करते हैं ऑफशोर म्यूचुअल फंड्स या ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों टर्म्स किस कंट्री से रिलेटेड है? ये है डोमेस्टिक। मतलब इन शॉर्ट, अगर हम बात करें इंडियन म्यूचुअल फंड इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंडियन लोग क्या बोलेंगे कि ये ओवरसीज म्यूचुअल फंड है या ये ऑफशोर म्यूचुअल फंड है। ये बात समझ आ रही है? जबकि जो जहां पर इन्वेस्ट हो रहा है यूएस के लोग क्या बोलेंगे कि ये इंटरनेशनल फंड है या फॉरेन फंड है। ये बात समझ आ रही है? याद रहेगा, हमारे देश का म्यूचुअल फंड यूएस में इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारे लिए हम बोलते हैं ओवरसीज या ऑफशोर म्यूचुअल फंड, जबकि जिस देश में वो इन्वेस्ट कर रहा है वहां के लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन फंड या इंटरनेशनल फंड। एम आई क्लियर? डन। सर, क्या म्यूचुअल फंड इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकता है? कर सकता है, राइट। अब यहां पर दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, देखो, कैन म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ओवरसीज? तो मैंने बोला इसका आंसर क्या है? यस। हाँ या ना? सर, क्या म्यूचुअल फंड इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकता है? यस, कर सकता है। सर, पैसा इंडिया में ले रहा है, इंडिया में रजिस्टर्ड है सेबी के पास, इंडिया के लोगों से पैसा ले रहा है और लगा इंडिया के बाहर रहा है, क्या वो ऐसा कर सकता है? यस, कर सकता है। लेकिन कहता है सर, अगर यस है इसका आंसर, तो फिर यहां पर हमारे दिमाग में दो क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। देयर आर टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आता है हाउ मच, माने कितना इन्वेस्ट कर सकता है, यस और नो। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है वेयर, कहां इन्वेस्ट कर सकता है। बताओ, इसमें कोई डाउट? सिंपल सी बात है कि सर, क्या एक म्यूचुअल फंड अपने देश के बाहर इन्वेस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सर, जब एक म्यूचुअल फंड अपनी कंट्री के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो जिस कंट्री से वो पैसा ले रहा है वो लोग क्या बोलेंगे? ओवरसीज म्यूचुअल फंड या ऑफशोर म्यूचुअल फंड। और जहां पैसा लगाया जा रहा है उस देश के लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला फंड इंटरनेशनल है या फॉरेन है। सिंपल सी बात है। हाँ या ना? सर, क्या म्यूचुअल फंड बाहर इन्वेस्ट कर सकता है? यस। अगर यस है तो दो क्वेश्चन दिमाग में क्या आते हैं? कहां इन्वेस्ट कर सकता है और कितना इन्वेस्ट कर सकता है। डन? क्लियर है? अब देखिए, ये देखिएगा बेटा ध्यान से, इसको देखिए, ये बहुत समझने वाली चीज है, सुनिएगा इसको। कहता है सर, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो है ये म्यूचुअल फंड्स को भी अलाउ की गई है और ईटीएफ को भी अलाउ की गई है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को भी अलाउ की गई है, म्यूचुअल फंड भी और ईटीएफ भी। ठीक है जी? अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। कहता है एक म्यूचुअल फंड एक $300 मिलियन इन्वेस्ट कर सकता है। एक म्यूचुअल फंड $300 मिलियन इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया के बाहर, और इंडिया के सारे म्यूचुअल फंड्स मिलके $5 बिलियन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? एक म्यूचुअल फंड कितना कर सकता है? $300 मिलियन, सारे मिलके $5 बिलियन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों लिमिट्स इंक्रीज होने वाली हैं। ये वाली 300 की लिमिट जो है ये $500 मिलियन होने वाली है, और 5 बिलियन वाली $7 बिलियन होने वाली है। ठीक है जी? ये दोनों की दोनों लिमिट्स रिवाइज होने वाली है, या इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि रिवाइज हो भी गई है, लेकिन आईसीएसआई ने अभी तक इसमें नोटिफिकेशन में अपनी अमेंडमेंट्स ने नहीं डाला। हमें वो वाली अमेंडमेंट्स बढ़ानी होती है जो आईसीएसआई ने नोटिफाई करी है, अभी नहीं करी है। ठीक है जी? तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, एक म्यूचुअल फंड की 300 लिमिट सबकी मिला के $5 बिलियन, 300 वाली लिमिट 500 होने वाली है और 5 बिलियन वाली 7 बिलियन होने वाली है। एम आई क्लियर? डन? ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, याद है? गोल्ड ईटीएफ इसका एग्जांपल था। ये भी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये क्लोज एंडेड होते हैं क्योंकि इनकी ट्रेडिंग होती है। यस और नो? ईटीएफ ओपन एंडेड नहीं होते। याद आ रहा है? सर, एक की $50 मिलियन और सबकी $1 बिलियन। ये तो सिंपल रटने वाली चीज हो गई
कि कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर एक $300 मिलियन कर सकता है, सारे $5 बिलियन कर सकते हैं। एक जो है उसकी लिमिट कितनी हो रही है 300 से 500 और सबकी मिला के कितनी हो रही है 5 to 7 बिलियन डॉलर। क्लियर है। अच्छा मान लो आज की डेट में जितने भी इंडियन म्यूचुअल फंड्स बाहर इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने $7 बिलियन पूरा कर दिया। इसका मतलब कोई नया म्यूचुअल फंड आना चाहे बाहर के लिए तो वो नहीं आ सकता। यस और नो, हाँ या ना? पॉइंट मेरा क्लियर है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये कि सर हमें एग्रीगेट लिमिट देखनी पड़ेगी। डन। अच्छा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। लिमिट्स याद हो गई। इधर कितनी है 300 जो बढ़ के 500 होने वाली है, इधर कितनी है 5 बिलियन जो बढ़ के 7 बिलियन होने वाली है, उधर 50 मिलियन ETF में और 1 बिलियन एग्रीगेट में। डन। क्लियर है। तो नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन कि सर इंडियन म्यूचुअल फंड कितना इन्वेस्ट कर सकता है, ये तो समझ आ गया, लेकिन सर अब ये कहां इन्वेस्ट कर सकता है? इंडिया से पैसा लिया बाहर जा रहा है, कहता है बाहर कहां इन्वेस्ट करे? सुनिए एक एक करके। सबसे पहली चीज कहता है क्या फॉरेन की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, हाँ या ना? क्या फॉरेन की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है? ये सिंपल सी बात है, कर सकता है। कहता है बाहर की गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज बॉन्ड्स इश्यू कर रही है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। बाहर की मनी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। बाहर की मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने बता रखा था, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वो होता है जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता है और वो 1 साल से ज्यादा की नहीं होती। याद आ रहा है आपको, हाँ या ना? तो पहली बात बाहर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरी चीज बाहर के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तीसरी चीज क्या बाहर की कंपनीज के IPO FPO में इन्वेस्ट कर सकता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। ये जो थर्ड पॉइंट है इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर, इससे क्या पता चल रहा है अलॉटमेंट हो रही है म्यूचुअल फंड को या वो ट्रेडिंग कर रहा है? अलॉटमेंट हो रही है। ट्रेडिंग कहां से कर रहा है? IPO में अप्लाई कर रहा है। इनिशियल पब्लिक एप्पल कंपनी नए शेयर इश्यू कर रही है उसमें अप्लाई कर रहा है, तो ये क्या है FPO। यस और नो? भाई कोई कंपनी पहली बार पब्लिक इश्यू ला रही है IPO अदर देन फर्स्ट टाइम ला रही है तो फर्दर पब्लिक ऑफर। यस और नो? तो आप इसके अंदर अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये प्राइमरी हुआ सेकेंडरी मार्केट हुआ? प्राइमरी मार्केट। इसका मतलब इसमें आपको अलॉटमेंट होएगी। यस और नो? जवाब दो पहले। क्लियर है? मतलब बाहर की कोई कंपनी पब्लिक इश्यू ला रही है और आप उस पब्लिक इश्यू में अप्लाई करना चाह रहे हो। राइट बच्चे? क्लियर है? अब सुनिए इसके अलावा कहता है सर फॉरेन की इक्विटी में, इससे पता चल रहा है ट्रेडिंग वाली बात कि कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और आप उसके शेयर्स खरीद रहे हो। यस और नो? और यहां पर कह रहा है फॉरेन डेट सिक्योरिटीज। पहले बताओ इसमें कोई डाउट? 5 पॉइंट। सबसे पहले कौन सा है सर? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, फिर मनी मार्केट, फिर IPO FPO, फिर इक्विटी और फिर डेट। ये जो इक्विटी और डेट वाली बात है ये कौन सी है? ट्रेडिंग वाली। और IPO FPO वाली बात कौन सी है? अलॉटमेंट वाली। एम आई क्लियर? जवाब दीजिए प्लीज। ठीक है, अब सुनिए, अब रह गया ये ADR GDR वाला पॉइंट। इसके अलावा बाकी सारी चीजें समझ आ गई पक्का? कहां इन्वेस्ट कर सकता है दोबारा से बोलो मेरे साथ। सर बाहर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, बाहर की मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, IPO FPO में इन्वेस्ट कर सकता है, शेयर्स या डिवेंचर्स या डेट नेचर की सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर सकता है। अब रह गया ADR GDR। यार मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने ना आपको कई बार एक बात बताई हुई है कि ADR GDR जो होता है बेसिक में भी बताता हूं मैं, जिसको नहीं पता वो सुनिएगा। मैंने कई बार बता रखा है जब भी कोई एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश के लोगों से पैसा लेती है, या आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट एक आएगा आपके कोर्स में, उसमें भी ये ADR GDR है। एक देश की कंपनी जब दूसरे देश के लोगों से पैसा लेती है तो वो DR इशू करती है। DR मतलब एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट। कभी ऐसा नहीं होगा कि इंडियन कंपनी इंडिया से पैसा ले रही है तो DR इशू कर रही है। DR का मतलब क्या है? कंपनी जो है वो अपने देश से पैसा नहीं ले रही, किसी और देश से ले रही है। ये बात समझ आ रही है? और अगर वो अमेरिका से ले रही है तो ADR इशू करेगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले रही है तो GDR इशू करेगी, इंडिया से ले रही है तो IDR इशू करेगी। सिंपल सी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा इधर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए, एक न्यूजीलैंड की कंपनी है, न्यूजीलैंड की एक कंपनी है, ठीक है? ये न्यूजीलैंड की कंपनी इंग्लैंड, नया नया वर्ल्ड कप हुआ है, बनता है इनका नाम लेना। न्यूजीलैंड की कंपनी इंग्लैंड की पब्लिक से पैसा ले रही है। हो सकता है ऐसा? न्यूजीलैंड की कंपनी इंग्लैंड की पब्लिक से फंड रेजिंग कर रही है। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? देन
तो इनको क्या इश्यू करेगी? एडीआर, पहली बात तो डीआर इश्यू करेगी। ये डीआर एडीआर होंगे या जीडीआर? जीडीआर होंगे, यस और नो, क्योंकि ये अमेरिका से नहीं ले रही। तो मतलब न्यूजीलैंड की कंपनी इंग्लैंड की पब्लिक को जीडीआर इश्यू करती है और उनसे फंड रेजिंग कर लेती है, इसमें कोई डाउट? अच्छा, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ट्रेडिंग होगी जीडीआर की। भाई जहां पर इंस्ट्रूमेंट इश्यू करिए उस देश में ट्रेडिंग होगी कि नहीं होगी? तो इंग्लैंड में भी ट्रेडिंग होगी जीडीआर की, यस और नो? इंग्लैंड के जिन लोगों ने जीडीआर खरीदे हैं उनकी ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग कहां होती है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे। ट्रेडिंग कहां होती है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूं, सुनिएगा, तो जो न्यूजीलैंड वाली कंपनी है इसने खुद को लिस्ट कहां करवाया होगा? लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। सोच के जवाब दो, सही कह रहा हूं? पक्का? नाउ माय क्वेश्चन इज, इधर सुनिएगा ध्यान से, माय पॉइंट इज कि सर एक ये इंडियन म्यूचुअल फंड है, इस इंडियन म्यूचुअल फंड ने इंडिया के लोगों से पैसा रेज किया, इसने इंडियन पब्लिक से पैसा रेज किया, ठीक है, डन। अब क्या ये जो पैसा इसने इंडियन पब्लिक से रेज किया, ये पैसा ये इस जीडीआर में इन्वेस्ट कर सकता है? कौन सा जीडीआर? जो इंग्लैंड में ला रही है कौन सी कंपनी? न्यूजीलैंड की कंपनी, यस और नो? तो कहता है क्या वो यहां पर भी इन्वेस्ट कर सकता है? कहता है यस सर, बिल्कुल कर सकता है, क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब क्या हुआ? इंडियन म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कहां पर? किसी और कंट्री में जाके। मतलब मेरी बात सुनना, जो मैं बोल रहा हूं मेरी लैंग्वेज सुनिएगा। एक देश का म्यूचुअल फंड दूसरे देश में जाके तीसरे देश के जीडीआर खरीद रहा है। एक देश का म्यूचुअल फंड दूसरे देश में जाके तीसरी देश की कंपनी के जीडीआर खरीद रहा है, राइट और रॉन्ग? यस और नो? तो कहता है क्या ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से, म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट इन एडीआर एंड जीडीआर, राइट? क्लियर है ये बात? हमें याद रहेगा। तो ये कौन से एडीआर जीडीआर की बात कर रहा है? मतलब इंडिया का म्यूचुअल फंड है, इंडिया का म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कहां पर कर रहा है? पैसा कहां लेके जा रहा है? सेकंड कंट्री में। और वहां पर कहां इन्वेस्ट कर रहा है? थर्ड कंट्री के इंस्ट्रूमेंट में जो एडीआर और जीडीआर है, यस और नो? हाँ या ना? तो क्या ये क्वेश्चन हमें याद हो गया? मुझे तो याद हो गया कि सर एक म्यूचुअल फंड कितना इन्वेस्ट कर सकता है। पहला क्वेश्चन, क्या इंडियन म्यूचुअल फंड इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकता है? यस, कर सकता है। सर कितना इन्वेस्ट कर सकता है? सर एक के लिए $300 मिलियन, सबके लिए $5 बिलियन। एक की लिमिट 300 से बढ़ के 500 होने वाली है और सबकी लिमिट 5 से 7 होने वाली है, डन। और सर ईटीएफ एक $50 मिलियन है और सबका $1 बिलियन है। अभी इस लिमिट पे कोई सर्कुलर नहीं आया। सर कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? फॉरेन की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, फॉरेन की मनी मार्केट के अंदर, सर फॉरेन के आईपीओ एफपीओ के अंदर, सर फॉरेन की इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज में। और अगर फॉरेन कंट्री जहां हम जा रहे हैं, अगर वहां किसी और देश की कंपनी एडीआर जीडीआर इश्यू कर रही है तो हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यस और नो? क्लियर है बच्चे? वो वाला जो, ये वाला जो चार्ट है, ये तो आपके उसमें बना ही हुआ है बुक के अंदर या मेरे नोट्स के अंदर, ये तो है ही है। तो अभी आप फिलहाल ये वाला डायग्राम बना लो, एडीआर जीडीआर वाला आपको याद रहेगा। ये याद रहेगा ना कि जिस देश का म्यूचुअल फंड है वो ओवरसीज या ऑफशोर बोलते हैं, और जहां जा रहा है वो लोग उसे फॉरेन या इंटरनेशनल बोलते हैं, राइट?
डन जी। अब देखिए बेटा, इधर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये देखिए, ये कुछ फंड्स हैं जिनको हम ओवरसीज फंड्स बोल सकते हैं। देखिए, मोतीलाल ओसवाल नेस्टैक 100 ETF, डीएसपी ब्लैक रॉक यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड, कोटक ग्लोबल एमर्जिंग, इडलवेज ग्रेटर चाइना, रिलायंस जापान इक्विटी फंड। समझ आ रही है कहानी? कोई जापान है, कोई चाइना है, कोई यूएस है, कोई नेस्डैक है, कोई एफटीएससी है। इसका मतलब ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं? जो इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखो, यूएस चाइना, ये इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स का मतलब क्या है? ये एक वेग टर्म है, जो भी इनको कंट्री सही लगेगी वहां इन्वेस्ट कर देंगे। यस और नो? जापान, ब्राजील, ग्लोबल, यूरोप। तो मतलब ये सब इंडिया के कौन है? ये सब के सब इंडिया के ओवरसीज म्यूचुअल फंड है। यस और नो? आया ना? अच्छा, इधर देखिए, यहां तक ये समझ आ गया कि ये फंड का नाम है और ये कंट्री का नाम है जहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट? अब यहां देखो, ये लिखा है AUM लिखा हुआ है। ये AUM क्या होता है? ये 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न क्या होता है? ये सब बात हमको पता चलेगी अभी 15 मिनट के बाद। समझ आती है कहानी? पढ़ेंगे। देखो, यहाँ AUM लिखा हुआ है कि मोतीलाल ओसवाल का यूएस में इन्वेस्ट किया हुआ है। AUM 74 करोड़ है, करोड़ में दिया हुआ है। अब सर, ये AUM क्या होता है? ये सारी चीजें यहां पर आएंगी जब हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, ये देखो लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी। यहां पर अगर आप देखेंगे हमारे मॉड्यूल में, तो ये आ गया AUM। देखो, तो मतलब जो भी चीजें रियल लाइफ में यूज होती है वो सब हमें पढ़ाई जा रही है, राइट? करें आगे शुरू। तो अभी तक हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, एंड दैट टू रिलेटेड टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, राइट? आ जाए आगे। अब देखिए, कहता है सर म्यूचुअल फंड में ना कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, म्यूचुअल फंड में कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स का क्या मीनिंग होता है एक बार समझते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? एक एक करके बात करते हैं। कहता है एक टर्म होती है ऑफर डॉक्यूमेंट, राइट? एक टर्म होती है ऑफर डॉक्यूमेंट। कहता है सर ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, इसको आप सिंपल भाषा में प्रॉस्पेक्टस कह सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हो? प्रॉस्पेक्टस। हाँ या ना? अच्छा, इधर सुनिए बच्चे, मेरी बात को सुनिएगा इधर जो मैं कह रहा हूं, ऑल ऑफ यू। क्या एक म्यूचुअल फंड जब पब्लिक को, एक म्यूचुअल फंड है जो पब्लिक को ऑफर डॉक्यूमेंट देता है, मतलब कि हम नया पब्लिक इशू ला रहे हैं, जो भी हमारी यूनिट्स खरीदना चाहे खरीद सकता है। यस और नो? जैसे हम बोलते हैं ना IPO FPO, ऐसे इसमें बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। क्या बोलते हैं? न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर मतलब नया पब्लिक इशू आ रहा है, याद रहेगा? AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी रेजेस मनी इन न्यू स्कीम थ्रू न्यू फंड ऑफर। ये बात समझ आई? और जब न्यू फंड ऑफर आएगा मतलब नया पब्लिक इशू आएगा, वेदर IPO और FPO, तो कोई डॉक्यूमेंट जाएगा, जैसे प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी लॉ में, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? ऑफर डॉक्यूमेंट। ये बात समझ आई? सिंपल है। कहते हैं सर ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, ये ऑफर डॉक्यूमेंट कंपनी, ये जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड पब्लिक को देता है। पब्लिक से पहले किसको देता है? सेबी को। पब्लिक से पहले किसको देगा? सेबी को। क्लियर है ये बात? हमें ईमानदारी की बात बताऊं, आपने कभी कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है कि कंपनी जब कोई पब्लिक इश्यू लाती है तो प्रोस्पेक्टस पहले पब्लिक को देने से पहले ROC को देती है, कंपनी ROC को देती है, राइट? ROC से भी पहले सेबी को देती है। ये बात वहां नहीं पढ़ाई जाती, यहां पढ़ाई जाएगी। इसका मतलब इन शॉर्ट, ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है ये भी पहले सेबी को जाएगा, फिर सेबी के बाद ROC को जाएगा और फिर उसके बाद पब्लिक को जाएगा। यस और नो? हाँ या ना? भाई म्यूचुअल फंड अगर कंपनी की फॉर्म में है तो उस पर कंपनी एक्ट अप्लाई होगा कि नहीं होगा? और अगर कंपनी एक्ट अप्लाई होगा तो उसे रजिस्टर तो कराना पड़ेगा ROC के पास प्रोस्पेक्टस। यस और नो? हाँ या ना? ठीक है? तो कहने का मतलब म्यूचुअल फंड जो है वो पहले सेबी को देता है अपना ऑफर डॉक्यूमेंट, फिर ROC को देता है, उसके बाद पब्लिक को देता है। ये बात समझ आ गई? याद रहेगा? यहां पर देखो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने लिखा फाइल टू सेबी। अकड़ है ना अपनी अपनी। कंपनी लॉ सेबी के बारे में नहीं बोलता, सेबी कंपनी लॉ के बारे में नहीं बोलता। हमको दोनों मिला के पढ़ने हैं। यस और नो? वो कहता है जी ROC को फाइल करो पब्लिक से पहले, ये कहता है जी सेबी को फाइल करो। रियलिटी क्या है? दोनों को जाएगा, और ROC से भी पहले किसको जाएगा? सेबी को जाएगा। यस और नो? क्लियर है ये बात? अच्छा, अब देखिए, कहते हैं सर ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, इस ऑफर डॉक्यूमेंट में 2 पार्ट्स होते हैं।
एक होता है जिसको हम बोलते हैं SID, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, और एक होता है SAI, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें कोई बात क्या होता है इन दोनों में वो भी हम पढ़ेंगे, पर इतनी बात समझ आ गई। आई रिपीट, दोबारा सुन लो सर, म्यूचुअल फंड जब पब्लिक इश्यू लाएगा तो उस पब्लिक इश्यू को न्यू फंड ऑफर बोला जाता है। उस न्यू फंड ऑफर में जो प्रोस्पेक्टस होता है उसको ऑफर डॉक्यूमेंट बोला जाता है। वो ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिक से पहले किसको दिया जाएगा? आरओसी को। आरओसी से भी पहले किसको दिया जाएगा? सेबी को। क्लियर है ये बात? और सर वो जो प्रोस्पेक्टस है, ये ऑफर डॉक्यूमेंट है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक का नाम है SID, दूसरे का नाम है SAI। अब सुनिएगा ध्यान से इधर जो मैं कह रहा हूं। सर ये क्या? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, और ये है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। सर ये दोनों की दोनों चीजें हैं क्या? पहले मेरी बात सुनिएगा बेटा, इधर आधे मिनट में समझ आ जाएगा अगर ध्यान दोगे तो। पहली बात, ये एवरी ईयर अपडेट होता है और ये एवरी क्वार्टर अपडेट होता है। ये बात समझ आ रही है? मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट में दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को हर साल अपडेट करते हैं, दूसरे पार्ट को हर 3 महीने बाद अपडेट करते हैं। क्लियर है ये बात? देखो लिखा हुआ है SID, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, अपडेट होता है एवरी ईयर। जबकि देखो कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन अपडेट होता है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ये बात समझ आ रही है? अच्छा एक चीज बताओ, सुनिएगा ध्यान से, रटना नहीं है, लॉजिक समझते हैं। जब एक कंपनी पब्लिक इश्यू लाती है, क्या प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है? क्या प्रोस्पेक्टस में उस इश्यू से रिलेटेड बातें होती हैं? इश्यू कितने का आ रहा है, कितने करोड़ का आ रहा है, कौन सी तारीख को ओपन होगा, कौन सी डेट को क्लोज होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो कितने दिनों में पैसा वापस दे देंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो प्रोराटा कैसे होगा, या इंटरेस्ट कितना देंगे, डिविडेंड कितना देंगे, सब बातें होती हैं। हाँ या ना? तो इसका मतलब सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं, इधर देखिए बेटा, जो स्कीम रिलेटेड बातें होती हैं, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? स्कीम रिलेटेड इन्फो, वो होती है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में। देखो नाम से पता चल रहा है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, नाम से पता चल रहा है कि ये किसके बारे में बताएगा? उस स्कीम के बारे में। हाँ या ना? कौन सी डेट को हमारा इश्यू ओपन होगा, कौन सी डेट को इश्यू क्लोज होगा। समझ आ रही है बात? हमारा NAV कितना होगा, हम कहां पैसा लगाएंगे, हम रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड है तो रियल एस्टेट में लगाएंगे, हम सेक्टोरल है तो पर्टिकुलर सेक्टर में लगाएंगे, हम हाइब्रिड है तो याद है मिनिमम 55% इक्विटी में लगता है, मैक्सिमम 45% डिवेंचर में लगता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। हाँ या ना? याद आ रहा है आपको? तो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट में, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में सारी चीजें होती है स्कीम से रिलेटेड। क्लियर है? जवाब दो। जबकि ये सर जो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें बात करता है, अगर हम बात करें स्कीम की बात नहीं करता, इसमें बात करता है म्यूचुअल फंड की, उसके प्रमोटर्स की, उसके स्पॉन्सर्स की, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस की, ये सारी बातें करता है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में उस पर्टिकुलर स्कीम या उस पर्टिकुलर जो ऑफर आई है उसकी बात करता है। इसके अंदर ब्रॉडर व्यू बात करता है, जी हमारा म्यूचुअल फंड इन्होंने बनाया था, जी इतने सालों में हमने ये तरक्की करी है। हाँ या ना? तो जब एक कंपनी पब्लिक इश्यू लाती है तो क्या प्रोस्पेक्टस में सिर्फ उसी इश्यू से रिलेटेड बात होती है या बाकी सारी चेयरपर्सन कौन था, फाउंडर कौन था, सब होता है? सब कुछ होता है। तो कहता है ये जो SAI है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू प्रमोटर एंड ग्रुप, जबकि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हो गया रिलेटेड टू सच स्कीम ओनली। यस और नो? हाँ या ना? हाँ जी बेटा। बेटा एक ही बात है ना, प्रमोटर अब्बा को पापा कहने से बंदा थोड़ी बदल जाएगा। सर मैंने इसीलिए लिखा कि अगर किसी बच्चे ने पहली क्लास नहीं पढ़ी तो मैंने बोला था प्रमोटर को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर। यस और नो? तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था म्यूचुअल फंड की कि जिसको कंपनी लॉ में प्रमोटर बोलते हैं या स्पॉन्सर बोलते हैं। बट बेटा मेरा एज अ टीचर ये ड्यूटी है मानना कि कोई बच्चा पहली क्लास में छुट्टी पे था, आया ना? तो प्रमोटर एंड स्पॉन्सर बोथ आर सेम। यस और नो? राइट? चले आगे। बच्चा कह रहा है सर दोनों क्यों लिख दिए? सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। राइट? क्लियर है जी? अब सुनिए, पहले इसको देखते हैं। सर जो आपने बताया क्या वही लिखा हुआ है? पहले लिखना मत, सिर्फ देखना। अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन डिटेल्स ऑफ द स्कीम, इट हैज टू बी अपडेटेड एवरी ईयर। राइट? इसमें क्या क्या होता है देखिए, हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम, रिस्क फैक्टर, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय AMC के। AMC कह रही है हम जो भी पैसा लगाएंगे वो देख के लगाएंगे, हमने ड्यू डिलिजेंस करके ही इन्वेस्टमेंट करनी है। हम ना AMC से एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि हम आपको लोगों का करोड़ों रुपया दे रहे हैं, तो आप बताइए कि आप ये पैसा ईमानदारी से लगाएंगे, पूरा होमवर्क करके लगाएंगे,
बिना विदाउट होमवर्क पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमने पढ़ा था ना, रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड, पुअर प्लानिंग, अनरिसर्च फोरकास्ट, याद आ रहा है ये वर्ड? तो कहता है अनरिसर्च फोरकास्ट करके पैसा नहीं लगाओगे, पूरा ड्यू डिलिजेंस करके ही पैसा लगाओगे। यस और नो? डन। फीस एंड एक्सपेंसेस कितने होंगे? ये फीस एंड एक्सपेंसेस को क्या मैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बोल सकता हूं? हाँ या ना? यूनिट होल्डर्स को क्या क्या राइट्स मिलेंगे? हम पे कितनी पेनल्टी आज तक लगी है? हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं लॉन्च कर रहा है तो पुराना म्यूचुअल फंड। यस और नो? और आगे कह रहा है क्या क्या हम पे लिटिगेशंस वगैरह पेंडिंग चल रही है। सिंपल। इन शॉर्ट स्कीम से रिलेटेड सारी बातें बतानी है। ये इक्विटी है, डेट है, बैलेंस्ड है, कौन सी है, राइट? ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है, सारा स्ट्रक्चर बताना है आपने। जवाब दो। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो क्या कह रहा है, आप खुद ही समझ जाओगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ब्रॉडर व्यू बात कर रहा है। देखिए, स्पॉन्सर की बात कर रहा है, ट्रस्टी कौन होगा, कस्टोडियन कौन होगा, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कौन होगा, लास्ट 3 सालों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फंड मैनेजर्स की, फंड मैनेजर मतलब एएमसी की, टैक्स कितना लगेगा, लीगल कंप्लायंसेस क्या क्या है, किस किस का अप्रूवल हमें चाहिए, कितने अप्रूवल ले चुके हैं, कितने अप्रूवल पेंडिंग है। यस और नो? हाँ या ना? मतलब ये वाली बात हो गई रिलेटेड टू बिजनेस एंड पर्सोनल्स, राइट? जबकि ये ऊपर वाली बात हो गई रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट स्कीम। एम आई क्लियर? जवाब दो। सर ये हो गई इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिलेटेड और नीचे वाली होगी बिजनेस एंड पर्सोनल से रिलेटेड। ये सब पर्सोनल, ये ना ट्रस्टी, कस्टोडियन, ये सब पर्सन्स है। और बिजनेस की बात करें तो पुराने पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाओ, फंड मैनेजर कौन है, तो मतलब ये बिजनेस और पर्सोनल से रिलेटेड बात है, ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिलेटेड बात है। यस और नो? तो क्या हमें एक चीज समझ आ गई कि पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है? देख लो इधर, एएमसी रेजेस मनी इन न्यू स्कीम थ्रू न्यू फंड ऑफर। ऑफर डॉक्यूमेंट कंटेन डिटेल्स लाइक ओपन एंड क्लोज डेट्स, स्कीम का ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड इट इज फाइल्ड विद सेबी। ये मैंने आपको बता दिया कि आरओसी पब्लिक से पहले आरओसी, आरओसी से पहले सेबी, राइट? क्लियर है? अब ये बता दिया कि इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है एसआईडी, दूसरे का नाम है एसएआई। एसआईडी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एसएआई स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल या स्टेटमेंट ऑन एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लियर है ये बात? याद रहेगा जी? जवाब दो। तो सर इन शॉर्ट हमने पहली चीज पढ़ ली इसके अंदर, टर्म्स के अंदर, जिसको हम प्रोस्पेक्टस की जगह ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, राइट? और उस ऑफर डॉक्यूमेंट में 2 पार्ट्स हैं, एक आपका हो गया एसआईडी, दूसरा एसएआई। डन? क्लियर है? चलें आगे। ये बनाना है किसी ने या समझ आ गया? कितने लोग कहते हैं बनाना है? कर लो, ड्रॉ करना है तो। ये याद रहेगा कि सर एसआईडी के अंदर इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिलेटेड बातें होती हैं और एससीआई के अंदर बिजनेस एंड रिलेटेड पर्सोनल्स की बातें होती हैं। डन? चलें जी आगे। ओके, अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये क्या होता है? अभी एक नया डॉक्यूमेंट है की इंफॉर्मेशन
मेमोरेंडम। मेरी बात सुनिएगा बड़े ध्यान से इधर, ऑल ऑफ यू। मैं ना एक बार ना ICSI गया, बहुत साल हो गए इस बात को, जब मैंने अपना फॉर्म भरा था CS का, पहली बार CS फाउंडेशन का, ठीक है। जब CS फाउंडेशन का फॉर्म भरा तो मुझे आज भी याद है, जब हम गए फॉर्म लेने के लिए फादर के साथ, फादर जबरदस्ती लेके गए ICSI प्रसाद नगर दिल्ली, राइट। जब हम गए तो वहां जाके हमने पूछा कि जी हमें CS में एडमिशन लेना है, तो आप बताइए कि फॉर्म लेना है, कितने का फॉर्म है। उन्होंने पता क्या बोला, सुनिए। उन्होंने कहा सर 10 वाला फॉर्म भी है, 50 वाला भी है, 200 वाला भी है। CS फाउंडेशन की बात कर रहा हूं मैं। फाउंडेशन का फॉर्म चाहिए जी, 10 वाला, 50 वाला, 200 वाला। हमने कहा जी फर्क क्या है उसमें, उसने तीनों रख दिया, अपने आप देख लो। ये जो 10 रुपए वाला था ना, ये सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म था, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरो और एडमिशन, जो फीस है वो तो देनी है, लेकिन ये 10 रुपए देके एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 200 रुपए वाला था ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म तो था ही था, पर इसके अंदर ना बहुत ज्यादा एक बुकलेट टाइप भी थी, जिसको हम प्रोस्पेक्टस कह सकते हैं, राइट। और वो नाना करते हुए 100 पेजेस की थी, राइट, ठीक है। ये जो 50 रुपए वाला था, इसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म तो तीनों में ही होएगा, प्लस इसमें भी डिटेल्स थी, लेकिन इसमें डिटेल्स थी 20 से 25 पेजेस की। तो हमको क्या हुआ, हम इंडियन लोग वैसे भी हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम मिडिल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो हमने ये 50 रुपए वाला ले लिया कि भाई इसमें तो खाली फॉर्म है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इंस्टीट्यूट के बारे में, और इसमें तो बड़ी फालतू की बातें आपने दे रखी हैं, तो हमें ये 50 रुपए वाला दे दो। इसके अंदर 20 से 25 पेजेस में हमें पता चल जाएगा ICSI क्या है, CS क्या होती है, यस और नो। तो क्या मैं, इधर सुनिए, क्या मैं इसकी समरी बोल सकता हूं, यस और नो, जवाब दो। कहता है उसी तरीके से ये जो KIM है, ये ऊपर वाले ऑफर डॉक्यूमेंट की समरी है, दैट्स इट। मतलब देखो, समरी ऑफ SID एंड SAI, क्या मैं इसको, इन दोनों को मिला के OD कह सकता हूं, हाँ या ना। सर जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट में दोनों पार्ट्स होते हैं, इन दोनों की समरी जब आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। याद रहेगी ये बात, यस और नो। की से पता चल रहा है, खाली इसमें की एरियाज हैं। देखो सुनिएगा इधर ध्यान से, इधर बेटा, ईमानदारी की बात यह है कि जो SID और SAI होता है, इन दोनों में ना कई बार कोई इंफॉर्मेशन कॉमन भी आती है, ऊपर भी नीचे भी सेम इंफॉर्मेशन आती है। देखो इधर यहां लिखा है राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, यहां ऊपर भी लिखा राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, तो एक ही चीज को 2-2 बार लिखते हैं। तो कहता है इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको कम कंटेंट में पूरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप ऑफर डॉक्यूमेंट की जगह क्या मांगो, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। समझ आ गई कहानी, यस और नो, पक्का। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें क्या होता है, अब आप इसमें देखोगे, इसके अंदर ना ये जो कंटेंट्स दे रखे हैं ना, पहली बात कहता है इसको भी एवरी ईयर अपडेट करना पड़ता है। हर साल नई स्कीम लाओगे, हर साल अपडेट करोगे, चाहे नई स्कीम लाओ या ना लाओ। क्लियर है, मेरी बात सुनिएगा बेटा जो मैं कह रहा हूं। ये कहता है सर इसके कंटेंट्स में आप देखोगे दोनों के व्यूज आ रहे हैं, मतलब वो पर्सनल वाली बात भी आ रही है और साथ में स्कीम रिलेटेड बात भी आ रही है, राइट। देखिए, नेम ऑफ AMC, म्यूचुअल फंड, ट्रस्ट, ट्रस्टी, फंड मैनेजर, क्या ये सारी पर्सनल वाली बात आ गई, जवाब दो। ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, इशू प्राइस क्या है, प्लान्स क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, क्या ये सारी स्कीम रिलेटेड आ गई, जवाब दो। ये हो गया पर्सोनल से रिलेटेड, और ये नीचे सारी बातें हो गई स्कीम से रिलेटेड, हाँ या ना, जवाब दीजिए बेटा। मेरी बात को सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। डिविडेंड पॉलिसी कैसे देंगे, डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, मतलब डिविडेंड पॉलिसी मतलब हम डिविडेंड कैसे देंगे, इंटरिम देंगे, फाइनल देंगे, कितना देंगे, राइट, वो सारी चीजें होंगी इसमें। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को बेटा, इधर सुनिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए, परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम एंड बेंचमार्क। अब ये बेंचमार्क क्या, अभी 5 मिनट के बाद परफॉर्मेंस, आप इसको अभी छोड़ो, आप पहले इसको कनेक्ट करो। परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम ओवर लास्ट 1, 3 एंड 5 ईयर्स, ये बात समझ आ रही है। परफॉर्मेंस बताएंगे स्कीम की पिछले साल, मतलब 1 साल पहले, 3 साल पहले और 5 साल पहले, ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। अब देखिए इधर, यही चीज की वजह से तो यहां पर आया था ये 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न एंड 5 ईयर रिटर्न, ये आया था। ये क्यों आया था, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है। अब आई बात समझ, यस और नो। मैंने अभी आपको कहा था ना कि ये 5 मिनट के बाद समझ आएगा कि क्या है।
क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि आपकी जो भी स्कीम होगी उसका आपको 1 साल पहले का, 3 साल पहले का या 5 साल, मतलब 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न दिखाना पड़ेगा। मतलब एनुअली पिछले 1 साल में इतना रिटर्न दिया है, 3 साल के एवरेज निकालोगे तो इतना रिटर्न दिया है पर एनम, और अगर 5 साल की निकालोगे तो इतना रिटर्न दिया है। यस और नो, हाँ या ना? 5 साल पहले की नहीं है, मतलब ये 1 साल का रिटर्न है, ये पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है, और ये पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न है। एम आई क्लियर? जवाब दो। ठीक है जी, तो समझ आ गया कि क्यों देना पड़ता है। अब देखिए, अब यहां पर कह रहा है, वापस आते हैं सर, चलो ये 1, 3, 5 साल तो हमें समझ आ गया, लोड्स एंड एक्सपेंसेस भी समझ आता है। लोड मतलब वो एंट्री एग्जिट लोड, एक्सपेंसेस मतलब जितने भी हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार मतलब क्या हो गया? आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, राइट? क्लियर है? अब यहां पर बात कर रहा है बेंचमार्क की। सर ये बेंचमार्क क्या है? इसको छोड़ के पहले बताओ बाकी सारी टर्म्स क्लियर है? इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? KIM, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसमें ये क्या होता है? समरी होती है ऑफर डॉक्यूमेंट की, इसके अंदर समरी होती है हमारी SID की और SAI की। इसमें मतलब पर्सोनल और स्कीम दोनों से रिलेटेड बातें होती हैं। सारी बातें समझ आ गई, 1, 3, 5 साल वाली बात भी समझ आ गई, राइट? 1 साल का रिटर्न, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न, हो गई बात क्लियर? अब यहां पर कह रहा है सर बेंचमार्क, ये बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क क्या होता है सुनिएगा, हर म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम होती है जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, है ना? एक चीज याद रखिएगा, सेबी ने 2017 में एक अमेंडमेंट लाई थी। सेबी ने 2017 में एक नोटिफिकेशन लाया था कि एक म्यूचुअल फंड मैक्सिमम 5 स्कीम्स लॉन्च कर सकती है। समझ आ रही है ये बात? एक म्यूचुअल फंड 5 से ज्यादा स्कीमें लॉन्च नहीं कर सकती। पहले एक म्यूचुअल फंड की 20-20 स्कीमें थी, तो अब उन्होंने कह दिया नहीं जी, इतने तरीके की आप नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम 5 तरीके की स्कीम्स लॉन्च कर सकते हो। इस टाइम पे अगर मेरे से कोई पूछे तो इंडिया में 44 म्यूचुअल फंड है, 44 into 5 कर लो, 220 से ज्यादा स्कीमें नहीं है। समझ आ गई बात? यस और नो? क्लियर है बात सबको? अब सुनिए, यहां पर कह रहा है सर बेंचमार्क क्या होता है? कह रहा है हर म्यूचुअल फंड स्कीम को कोई ना कोई बेंचमार्क सेट करना पड़ता है, कोई ना कोई बेंचमार्क सेट करना पड़ता है। बेंचमार्क का मतलब समझते हो क्या होता है? बेंचमार्क मतलब द थिंग अपॉन विच या टू विच यू लुक अपॉन, द थिंग टू विच यू लुक अपॉन। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि IDBI म्यूचुअल फंड है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड है, इसने अपना बेंचमार्क बनाया हुआ है सेंसेक्स को, ठीक है? मतलब सेंसेक्स को इन्होंने अपना बेंचमार्क बनाया हुआ है। अगर सेंसेक्स में 10% बढ़त आती है, इंक्रीमेंट होता है, तो इनको लगता है हमारे म्यूचुअल फंड में, हमारा जो म्यूचुअल फंड है इसकी जो वैल्यू है, जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू, वो भी बढ़नी चाहिए, और हमारा जो NAV है वो भी 10% बढ़ना चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है? हमने अपने आप को किसी और से बेंचमार्क सेट कर दिया कि उसमें जितनी मूवमेंट आ रही है हमें भी उतनी मूवमेंट आनी चाहिए। क्लियर है? इसी तरीके से इधर सुनिएगा, एक ICICI का म्यूचुअल फंड है, इन्होंने अपना बेंचमार्क किसको सेट किया हुआ है? बैंकेक्स को। बैंकेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बैंकेक्स। सर हमने सेंसेक्स सुना है, निफ्टी सुना है, बैंकेक्स क्या होता है आपको नहीं पता? जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 शेयर्स का है, निफ्टी जो है वो NSE के टॉप 50 शेयर्स का है, मैंने आपको बताया था। बैंकेक्स क्या होता है? जितनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बैंकिंग कंपनीज है उनका अलग इंडेक्स है, उसको बैंकेक्स बोलते हैं। ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडेक्स होता है, ऑटोमोबाइल इंडेक्स होता है, मतलब जो सेक्टोरल बैंकेक्स के अंदर क्या होगा, जितने भी बैंक्स हैं उन सबके शेयर्स की परफॉर्मेंस आ जाएगी। यस और नो? हाँ या ना? तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, हर म्यूचुअल फंड को हर स्कीम के लिए कोई ना कोई बेंचमार्क सेट करना पड़ता है। क्लियर है ये बात? अभी ना आप आगे देखोगे, सुनिए, आप आगे बढ़ोगे, इसके अंदर आएगा आगे हाउ टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। आगे क्वेश्चन आएगा, देखिएगा इधर, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। देखो, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, इसमें आप पढ़ोगे अगर आपने जो बेंचमार्क सेट किया है, अगर उसमें बढ़त आ रही, इंक्रीमेंट हुआ, और तुम्हारा इंक्रीमेंट उससे भी ज्यादा हो गया, फिर तो बहुत अच्छा है। हाँ या ना? क्लियर है ये बात? और अगर तुम्हारा, जिनको तुमने बेंचमार्क सेट किया हुआ है, मार्केट में स्लो पॉइंट आया, मार्केट के अंदर रिसेशन आया, वो गिरा बेंचमार्क 10% गिर गया, मतलब सेंसेक्स 30,000 से आ गया 27,000,
और तुम्हारा जो है वो 8% फॉल हुआ, कहता है ये भी अचीवमेंट है। हमारा म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है कैसे पता चलेगा, कहता है आप बेंचमार्क से कंपेयर करो, अगर बढ़ते हुए उसके इक्वल या उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गिरते हुए उसके इक्वल या उससे कम गिर रहा है तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पता चला बढ़ते हुए कम बढ़ा और गिरते हुए उससे ज्यादा गिर गया तो मतलब हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। यस और नो, एम आई क्लियर? तो इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड जो लिखा है ना, ये इवैल्यूएट किससे होती है? ये होती है आपको बेंचमार्क से कंपेयर करना पड़ता है। समझ आ रही है बात? मैं इसको लिख सकता हूं अपनी भाषा में, कंपैरेटिव एनालिसिस विद बेंचमार्क। एम आई क्लियर? जवाब दो। देखो सर क्या ऐसा ही लिखा हुआ है, एक बार देखते हैं। आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। देखिए, व्हाइल लुकिंग एट अ म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस वन मस्ट नॉट बी लेड बाय द स्कीम्स रिटर्न इन आइसोलेशन। कहता है आपको खाली स्कीम का रिटर्न नहीं देखना कि यार स्कीम ने इतना रिटर्न दिया है, यार एनएवी इतना बढ़ गया। कहता है खाली वो नहीं देखना, क्या देखना है? अ स्कीम मे हैव जनरेटेड 10% रिटर्न इन लास्ट कपल ऑफ years, but then even the market indices would have gone up in similar way during the same period. Underperformance is in a falling market, that is when NAV of the scheme falls more than its benchmark. ये देखिए लाइन पढ़िए दोबारा से बेटा, इधर लैंग्वेज पढ़िए। NAV of the scheme falls more than its benchmark. It is time when one must review his or her investment. के भाई जी कुछ तो गड़बड़ है, आया ना, कि हमारा जो म्यूचुअल फंड की एनएवी है वो ज्यादा फॉल हुई है जबकि बेंचमार्क इतना फॉल नहीं हुआ। यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट? तो कंपेयर करने का एक ही तरीका है बेंचमार्क। इसका मतलब इधर देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, हमारी स्कीम का जो इंक्रीमेंट है वो मोर देन इक्वल टू होना चाहिए बेंचमार्क की इंक्रीज से। एम आई क्लियर? जवाब दो। और हमारी स्कीम का जो फॉल है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बेंचमार्क के फॉल का। जवाब दो, हां या ना। राइट? क्लियर है सबको ये बात? समझ आ गई? अब देखिए, वन मस्ट कंपेयर द स्कीम्स रिटर्न एज अगेंस्ट इट्स बेंचमार्क रिटर्न। वही बात बोल रहा है बार बार। इट इज बेटर टू बी रिड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ स्कीम दैट कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपका बेंचमार्क जो म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क है, अगर वो बेंचमार्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो स्कीम नहीं करी तो आपको उस इन्वेस्टमेंट से जान छुड़ा लेनी चाहिए। इन शॉर्ट वो क्या कह रहा है, हमारा रिटर्न उसके रिटर्न से ज्यादा होना चाहिए और हमारी बैड परफॉर्मेंस या हमारा फॉल उसके फॉल से कम होना चाहिए। यस और नो, हाँ या ना? तो आई होप के बेंचमार्क के थ्रू हमें ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। डन? चलें आगे, पक्का? अब देखिए, हो गया ना ये? अच्छा अब ये देखिए, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है सर होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है? यार बेटा इधर देखिए, क्या ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपने मेरे से न्यूमेरिकल के अंदर किया है? बिल्कुल किया। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था म्यूचुअल फंड की सेकेंड या थर्ड क्लास में, याद करो, 4200 करोड़ वाला, 4200 करोड़ वाला, याद आ रहा है कि 4200 करोड़ का था। फिर हमने उसमें से निकाला अपना एसेट्स लायबिलिटी माइनस किया, नेट वैल्यू आ गई, याद है? फिर उस नेट वैल्यू को हमने क्या किया, हमने उसके बाद देखा एक बंदा कह रहा है कि मैंने ये 17 रुपए का लिया था, आया ना, मतलब 15 रुपए का लिया था, अभी इसकी वैल्यू 17 रुपए चल रही है, याद आ रहा है? और मुझे 2 रुपए का डिविडेंड भी मिला, तो मेरा रिटर्न निकालो। कितनों को याद आ रहा है? क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो वो रिटर्न निकालो, वही तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, और क्या है, आया ना? देखो इधर, क्या ये वही वाला फॉर्मूला है? देखिएगा ध्यान से, एंड ऑफ पीरियड वैल्यू, आज अभी वैल्यू चल रही है 19 रुपए 0.875, हमने लिया था 15 रुपए का, याद आया ये फॉर्मूला? प्लस 2 रुपए हमें डिविडेंड मिला था, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। क्या ये सेम न्यूमेरिकल हमने किया था? यस और नो? तो ऐसा सेम न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में भी आया था, मैंने आपको दिखाया था। तो कहने का मतलब होल्डिंग रिटर्न का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। यस और नो? और जिन बच्चों ने नहीं किया, छुट्टी मारी थी, वो लोग मुझसे क्लास के बाद बात करें। क्लियर है? समझ आ गई कहानी? अगर नहीं भी समझ आया किसी को, एक बार दोबारा से 2 मिनट में देख लेते हैं। सुनिएगा, मैंने एक बात बताओ, रेट ऑफ या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यही होता है, हाँ या ना? सर मैंने इधर देखिए, सर मैंने ना 15 रुपए का एक म्यूचुअल फंड खरीदा था, कितना इन्वेस्ट किया था?
15 रुपए, मतलब तब मेरी नेट एसेट वैल्यू कितनी थी? 15 रुपीज। यस और नो? क्लियर है सर? आज है 19.875, आज 19.875 है, मैंने 15 का लिया था, तो मेरा रिटर्न कितना हो गया बताओ? 4.875। यस और नो? आया ना भाई? ये मेरा परचेज प्राइस है, ये 15 रुपए मेरा क्या है? परचेज प्राइस, राइट? 19.875 ये मेरा क्या है? करंट प्राइस। तो करंट प्राइस माइनस परचेज प्राइस रिटर्न आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 रुपीज परचेज प्राइस। यस और नो? जवाब दो। इनटू 100 भी है, प्लस 2 रुपए का मेरे को डिविडेंड मिला था, वो जो डिविडेंड मिला था वो भी तो रिटर्न है, हाँ या ना? यस और नो? याद आ गया? इसका न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। यस और नो? तो फॉर्मूला सिंपल है, देखो इधर ओरिजिनल वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट, एंड ऑफ पीरियड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू मतलब रिटर्न, और उसमें जो 2 रुपए का डिविडेंड मिला वो भी क्या है? रिटर्न। तो फॉर्मूला क्या रहा है? रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यस और नो? याद आ रहा है? करा था न्यूमेरिकल पक्का? तो इसका मतलब हमें बेंचमार्क पढ़ते पढ़ते हम नीचे आ गए, उसमें हमें इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस भी पता चल गया, और साथ में हम लोगों को होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी पता चल गया। इसमें कोई डाउट? जवाब दे दो पक्का? नो डाउट? शैल वी प्रोसीड? ओके, अब देखिए, अब हम आते हैं वापस अपनी टर्म्स पे। हमने ये पढ़ लिया, राइट? हमने अभी तक 2 मेन टर्म्स पढ़ ली। कौन कौन सी? एक पढ़ ली हमने ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसमें आया SAI और SID, SID स्कीम से रिलेटेड, SAI एडिशनल, फिर उनकी समरी आई जिसको हम बोल रहे हैं KIM, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। हो गई बात खत्म। इन 2 क्वेश्चंस के साथ 2 क्वेश्चन और पढ़ लिए, एक होल्डिंग रिटर्न वाला और एक परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। जवाब दो। अब सुनिए, अब कह रहा है सर इधर देखिएगा, अब इसके बाद हम आएंगे पहले इसमें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM, राइट? बेटा मेरी बात सुनिएगा इधर, जो मैं कह रहा हूं पूरी बात, ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है लेकिन इस नाम से नहीं पढ़ाया हुआ। सुनिएगा, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इधर सुनिए बेटा, इधर देखिए, लिखिए मत। म्यूचुअल फंड ने पब्लिक से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, रेस किए, 10 लाख रुपए रेस किए, और म्यूचुअल फंड ने उस 10 लाख रुपए को आगे इन्वेस्ट कर दिया, राइट? ठीक है जी। फिर म्यूचुअल फंड ने उस इन्वेस्टमेंट को आफ्टर 1 ईयर देखा, आफ्टर 1 ईयर देखा, आफ्टर 6 मंथ्स देखा, हो सकता है ऐसा। वो जो 10 लाख रुपए वाली एसेट्स थी उनकी वैल्यू बढ़ के रुपीज 18 लाख हो गई। ये जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, जो हमने 10 लाख रुपए लगाए थे म्यूचुअल फंड ने, 1 साल बाद कितने हो गए? 18 लाख। तो जिस दिन उन्होंने 1 साल बाद ये मेजर किया 18 लाख, इस 18 लाख को बोलते हैं AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, क्या बहुत मुश्किल चीज है? ये जो AUM है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इसको, इसमें से फिर हम क्या करते हैं? अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, याद आ रहा है? फिर हमारी नेट वैल्यू आ जाती है, फिर उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करते हैं तो NAV आ जाता है। पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ या ना? तो इधर देखिए, इधर ध्यान से, इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स मैनेज बाय म्यूचुअल फंड स्कीम ऑन अ पर्टिकुलर डेट। यस और नो? हाँ या ना? भाई इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, हम 4 दोस्तों ने मिलकर 25-25 लाख रुपए लगाए और 1 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया, और वो 1 करोड़ वाला फ्लैट आज चल रहा है 1 करोड़ 40 लाख का। तो 1 करोड़ 40 लाख क्या है? AUM, एसेट्स अंडर या ओवर मैनेजमेंट। क्लियर है? याद रहेगा? चले आगे। अब सुनिए, कहता है सर इसकी मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट दी जाती है, इसकी मंथली रिपोर्ट और क्वार्टरली एवरेज रिपोर्ट दी जाती है। सिंपल सी बात है, ट्रांसपेरेंसी का पार्ट आ गया ना ये, हाँ या ना? जवाब दो। अब आप सुनो ध्यान से, AUM मतलब हमारी एसेट्स की, जो हमने एसेट्स खरीद रखी हैं, जो हमने लोगों से पैसा लिया, उस पैसे को हमने आगे इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट की आज की डेट में क्या वैल्यू है, उसको क्या बोलेंगे? AUM। सिंपल बात है, जवाब दो, हाँ या ना? अच्छा, AUM विल कीप ऑन चेंजिंग, क्या एसेट वैल्यू सेम रहेगी, चेंज होती रहेगी? चेंज होगी। जब AUM चेंज होगी तो उसके में से, उसकी वजह से क्या NAV भी चेंज होगा, हाँ या ना? क्या नेट एसेट वैल्यू भी चेंज होगी? क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब आप देखो ध्यान से, आ जाओ इसी एग्जाम्पल पे, ये जो मैंने प्रैक्टिकल लिया, अब देख लो क्या है ये AUM मतलब एसेट अंडर
मैनेजमेंट। मतलब आज के टाइम में ये जो मैंने आपको लिया, ये 28 मई 2018 का डाटा था। ये 28 मई 2018, एक साल पुराना डाटा है ये, राइट। मेरे को सबसे सही यही लगा आपके रेलेवेंस के लिए, इसलिए मैंने नेट से इसको उठाया। उस डेट पे कह रहा था इस स्कीम की वैल्यू कितनी है, 74 करोड़, इसकी 534 करोड़, इसकी 179 करोड़, इसकी 155 करोड़। मतलब ये सब क्या दी हुई है, एज ऑन डेट 28 मई को इन सब की पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू है, हाँ या ना? जवाब दीजिए प्लीज। तो टर्मिनोलॉजी समझ आ रही है? अब आप कल को ये न्यूज़पेपर वगैरह खोलो तो आपको ये सब पता होना चाहिए। डन, चले आगे। श्योर। तो सर हमें समझ आ गया AUM क्या होता है। मैंने AUM पहले पढ़ाया, बीच में ये बातें छोड़ दी, क्यों? क्योंकि यहां पर AUM आ रहा था, फिर आप तंग करते सर ये होता क्या, राइट? अब समझ आ गया। अब इधर देखिए ध्यान से, ये कह रहा है फैक्ट शीट, एक टर्म है फैक्ट शीट। ये फैक्ट शीट क्या है सुनिए बेटा, इधर प्लीज। मंथली रिपोर्ट को हम फैक्ट शीट बोल सकते हैं। हम मंथली रिपोर्ट को क्या बोल रहे हैं, फैक्ट शीट। सिंपल सी बात है। हर महीने की, इधर देखिए, अभी हमने यहां पढ़ा था नीचे, इधर देखिए बेटा, इधर हमने बोला AUM जो है वो मंथली और क्वार्टरली डिक्लेयर होता है, राइट। ये जो मंथली जिस डॉक्यूमेंट में होता है उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, फैक्ट शीट। ये बात समझ आ रही है? जवाब दो। ये जो मैंने इधर देखिए बड़े ध्यान से, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये फैक्ट शीट का एक पेज है। जो फैक्ट शीट है वो ये वाली जो डॉक्यूमेंट है, ये 5 पेजेस का था, उसको फैक्ट शीट बोलेंगे। उसमें से मैंने ये चार्ट उठाया। समझ आ रही है बात? क्या इसमें AUM दे रखा है? क्या महीने के एंड में दे रखा है, हाँ या ना? महीने के एंड में दे रखा है और साथ में पास्ट परफॉर्मेंस भी दे रखी है, 1, 3 और 5 सालों की, हाँ या ना? देखते हैं क्या फैक्ट शीट में ये सब देना जरूरी होता है। देखिए ये पूरी फैक्ट शीट नहीं है, उसका पार्ट है, राइट। देखिए बेटा इधर, क्या AUM दे रखा है, क्या पार्ट परफॉर्मेंस दे रखी है, हाँ या ना? पास्ट परफॉर्मेंस ये ना 1 साल, 3 साल, 5 साल, राइट। अब देखिए कहता है इसमें NAV देना पड़ता है, इसमें एग्जिट लोड कितना हुआ, हमने कौन कौन सा कितने लोगों ने हमसे म्यूचुअल फंड बेच दिया हमारा, सुनिए, कितने लोगों ने हमारी स्कीम से एग्जिट किया, उससे हमें कितना रिटर्न मिला, यस और नो? क्या एग्जिट का भी रिटर्न मिलता है, हाँ या ना? मैंने याद करो बताया था कि म्यूचुअल फंड छोड़ के जाओगे तो म्यूचुअल फंड कुछ पैसे काटेगा, तो उसको बताना पड़ता है कितना फीस हमारे पास एग्जिट लोड का आया। डन। हमारा एक्सपेंस रेशियो कितना रहा, मतलब हमारा खर्चा कितना हुआ, वो हम पढ़ेंगे अभी एक्सपेंस रेशियो। इतना तो हमें बताना कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, AMC की सैलरी होती है, कमीशन होती है, म्यूचुअल फंड जो बार बार शेयर सेल परचेज करता है उसकी ब्रोकरेज होती है, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, उसके ऑफिस में भी पैसा बिजली पानी का बिल होता होगा, हाँ या ना? वो सारे खर्चों को क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। यस और नो? जवाब दो। सर मैच्योरिटी, एवरेज मैच्योरिटी एंड YTM होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी। मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से, ऑल ऑफ यू। एक म्यूचुअल फंड स्कीम आई बेटा, इधर एक म्यूचुअल फंड स्कीम आई 1 जनवरी 2019 को, 3 साल के लिए आई। तो 1 जनवरी 2019 से वो आई 31 दिसंबर 2021, इसमें कोई डाउट? 3 साल के लिए आई। मैंने भी 1 जनवरी 2019 को लिया जब स्कीम आई थी, आपने भी लिया, आपने 6 महीने बाद बेच दिया, मैंने उसको 3 साल तक रखा। तो यील्ड टू मैच्योरिटी के, जब वो मैच्योर होगा 3 साल के बाद, तब तक मुझे पूरा रिटर्न क्या मिलेगा? समझ आ गई कहानी? यस और नो? आपको सिर्फ कितना रिटर्न मिलेगा? 6 महीने का, जो आपके होल्डिंग पीरियड था उसका रिटर्न मिलेगा। यस और नो? मुझे पूरा मैच्योरिटी तक का रिटर्न मिलेगा। समझ आ गई बात? तो अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो और उस इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करके रखते हो, तो जो उसका रिटर्न आता है उसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। एनी डाउट इन दिस? जवाब दो। जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हो और उस इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी तक रखते हो, उससे जो रिटर्न आता है दैट इज नोन एज यील्ड टू मैच्योरिटी। डन? याद रहेगा? चलें आगे। अब देखिए स्कीम्स, एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो होता है, पैसा कहां कहां लगा रखा है। स्टाइल बॉक्स होता है। सर ये स्टाइल बॉक्स क्या होता है? स्टाइल बॉक्स क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से इधर, ऑल ऑफ यू। हाइब्रिड फंड है हमारा, हमने इक्विटी इज टू डेट की रेशो जनवरी में रखी थी 55-45, फेब में कर दी 60-40, मार्च में कर दी
6238, अप्रैल में कर दी 5842। ये क्या है? स्टाइल बॉक्स। पॉइंट समझ आ रहा है? स्टाइल बॉक्स मतलब कि हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा चल रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है? हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा चल रहा है। या मैंने याद करो आपको रियल एस्टेट मैनेजमेंट पढ़ाया था, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड पढ़ाया था। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में याद करो मैंने कहा था इसमें मिनिमम 35% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इसमें 75%। याद आ रहा है? तो वो मिनिमम 35 चल रहा है, अगले महीने 40 हो गया, फिर 38 हो गया। तो स्टाइल बॉक्स का मतलब जो भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसमें से आप प्रेजेंटली कौन सा कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहे हैं। यस और नो? याद रहेगा? चले आगे। डन। अदर स्कीम्स लाइक रिस्क कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, ये तो फालतू की चीज है। डन। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज आपको समझ आ रही है? इधर सुनिए ध्यान से। आप मुझे एक चीज बताइए, ऑफर डॉक्यूमेंट हर महीने इश्यू होता होगा या क्वार्टरली? ऑफर डॉक्यूमेंट हर महीने इश्यू होगा या क्वार्टरली? सर ना महीने ना क्वार्टरली। जब पब्लिक इश्यू आएगा तब होएगा ना। उसका क्वार्टरली से क्या लेना देना है, मंथली से क्या लेना देना है? यस और नो? भाई ऑफर डॉक्यूमेंट तो तभी आएगा जब न्यू फंड ऑफर आ रही है। वो कोई पीरियोडिकल डॉक्यूमेंट तो नहीं है। यस और नो? क्लियर है? अच्छा, जो की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है वो कब इश्यू होगा? की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कब इश्यू होगा? क्वार्टरली या एनुअली? वो भी तभी होगा जब पब्लिक इश्यू आएगा। अपडेट वो क्वार्टरली होगा, अब एक साल में होगा। पहले क्वार्टरली होता था, अपडेट वो एनुअली होगा, लेकिन इश्यू कब होगा? जब पब्लिक इश्यू आ रहा है। मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट या की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का कोई पीरियोडिकल टाइम पीरियड इश्यू करने का नहीं है। आया ना? क्योंकि इश्यू तो वो तभी होंगे जब पब्लिक इश्यू आएगा। डन। एयूएम की बात करें तो, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो हर महीने के महीने उसकी वैल्यूएशन होती है। आया ना? राइट। और अगर फैक्ट शीट की बात करें तो मंथली बेसिस पे आती है। क्लियर है? जवाब दो। चले आगे। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अभी हम एनएवी की बात नहीं करेंगे, ये बहुत लास्ट में आएगा, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चे प्लीज ऑल ऑफ यू ध्यान से देखते हैं यार। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, केवाईसी, नो योर क्लाइंट। देखो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इधर नो योर क्लाइंट की बात करते हैं पहले। देखिए बेटा, इधर देखिएगा, केवाईसी की बात कर रहे हैं हम। सर ये केवाईसी क्या होता है, एक बार समझते हैं यार। देखिए, केवाईसी, पूरी बात समझिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, 29 नवंबर 2004 को एक सर्कुलर इशू करता है, और उस सर्कुलर में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं प्लस जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं प्लस जितने भी कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, फिर चाहे वो ब्रोकर हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी हो। क्लियर है? इन सबको बोलता है कि आपको एक, जब भी आपके पास कोई बंदा आएगा, जब भी कोई न्यू अकाउंट खोलने आएगा, तो आप उससे एक एडिशनल फॉर्म भरवाओगे जिसका नाम है केवाईसी। एंड जितने भी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं आपके पास, आप उन सब का भी केवाईसी भरवाओगे। ये बात समझ आई? आई रिपीट, आरबीआई ने 29 नवंबर 2004 को बोला कि एक सर्कुलर इशू किया कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, उन सब का या तो अमित वोरा का बैंक अकाउंट होगा या डीमैट अकाउंट होगा। हाँ या ना? तो अमित वोरा जब बैंक अकाउंट खुलवाएगा या डीमैट अकाउंट खुलवाएगा या उसका पहले से भी है, तो आपको उससे एक नया फॉर्म भरवाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? केवाईसी। क्लियर है ये बात? आरबीआई ने ये सर्कुलर लाया अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये आप ईबीसीएल में पढ़ते हो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, टेंटेड मनी इनटू अनटेंटेड मनी। तो काले पैसे को सफेद में, काला धन को सफेद में लोग कन्वर्ट कर रहे थे, उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया, और उसके तहत अकॉर्डिंग टू दैट एक सर्कुलर इशू किया गया जिसका नाम रखा गया केवाईसी। ये बात समझ आ रही है?
सर ये जो केवाईसी का फॉर्म आया, इसको आरबीआई बोलता है नो योर कस्टमर, जबकि इसको सेबी बोलता है नो योर क्लाइंट। दोनों की फुल फॉर्म अलग है, याद रखिएगा। सेबी बोलता है नो योर क्लाइंट और जबकि आरबीआई बोलता है नो योर कस्टमर। 2013 में हमारे एग्जाम के अंदर आईसीएसआई का एग्जाम हुआ था, तब एमसीक्यू आया करते थे या फिल इन द ब्लैंक्स आया करते थे। तो एक आया अब्रीविएशन केवाईसी स्टैंड फॉर। एक बच्चे ने लिखा नो योर कस्टमर, काट दिया उसका। एक ने लिखा नो योर क्लाइंट, उसका भी काट दिया। एक ने लिखा नो योर कस्टमर ब्रैकेट में क्लाइंट, उसका भी काट दिया। तीनों बच्चे, तीनों ही मेरे स्टूडेंट थे और तीनों मेरे पास लेके आए आंसर। समझ आई बात? और मजे की बात, तीनों के 39 मार्क्स थे, एक एक नंबर चाहिए था, 40 आ जाते, पास हो जाते, पूरे ग्रुप में एग्रीगेट बन रहे थे। अब मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलत है, चलो नो योर कस्टमर काटा है, समझ आ गई, क्योंकि सेबी का पेपर है तो आपको क्या लिखना, नो योर क्लाइंट। चलो जिसने दोनों लिखे हैं आपने उसका भी काट दिया कि नहीं जी बच्चे ने सेफ साइड पे लिखा नो योर क्लाइंट आना था। चलो जिसने नो योर क्लाइंट लिखा उसका क्यों काट रहे हो? मैंने मीटिंग करी, एक मीटिंग हुई मेरी, आईसीएसआई के तब सेक्रेटरी थे मिस्टर एमएस साहू। एमएस साहू वही है जो चेयरपर्सन बने, पहले चेयरपर्सन बने आईबीसी में, आईबीबीआई के, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन थे एमएस साहू। वो सीएस है बाय प्रोफेशन। मेरी 2013 में उनसे मीटिंग हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर एक बात बताओ आप, मैंने क्वेश्चन सुनना मेरा। एक बच्चा था उसके 38 थे, बेचारे की दोनों ग्रुप रह गए सिर्फ एक की वजह से। मैंने उनसे पूछी एक चीज, मैंने कहा सर आपसे ना एक बात करना चाहता हूं। कहते बोलिए। मैंने कहा सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप ना प्लीज जवाब दीजिएगा। मैंने उनसे पूछा, एमएस साहू से लोधी रोड में मैं मिला, मैंने बात करी। मैंने कहा सर एक बात बताइए, इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय, कहते आरबीआई। मैंने कहा सर आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्यों नहीं बोला? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया रेगुलेटेड बाय डैश, आपने क्या बोला, आरबीआई। सर आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्यों नहीं बोला? कहते सर आपने बताया थोड़ी, आप एक्ट की बात कर रहे हो या बॉडी की? तो मैंने कहा सर आपने भी कहां बताया, क्योंकि आईसीएसआई ने क्वेश्चन दे रखा था म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया रेगुलेटेड बाय डैश, बच्चे ने लिखा था सेबी। एग्जामिनर ने काट रखा था कि आंसर है म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। भाई तुमने बताया, तुम अथॉरिटी की बात कर रहे हो या रेगुलेशंस की? मैंने कहा सर जब आप ऐसा आंसर दे रहे हो तो बच्चा कहां गलत है? पॉइंट समझ आया? दूसरा क्वेश्चन, मैंने कहा सर केवाईसी क्या होता है? सर कहते आरबीआई के लिए नो योर कस्टमर, मैंने कहा सेबी के लिए कहते नो योर क्लाइंट। मैंने कहा ये 3 पेपर है, देखो बताओ कहां गलत है बच्चा। जहां नो योर कस्टमर लिखा सेबी के एग्जाम में काट दो, दोनों लिखे काट दो। जहां नो योर क्लाइंट लिखा वहां तो ठीक करो, आया ना? बात बड़ी सिंपल सी है, जिसको नो योर क्लाइंट का पेपर मिला होगा उसको पता होगा कस्टमर बोलते हैं, उसको यही नहीं पता होगा कि सेबी क्लाइंट बोलता है। यस और नो? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर कुछ तो करो, बच्चा फेल हो रहा है और बच्चा दोनों ग्रुप में रह रहा है। कहते हैं हमें सर आई कैन गिव यू सिंपैथी बट नॉट मार्क्स, आई कैन गिव यू सिंपैथी बट नॉट मार्क्स। मैं उस बच्चे के लिए लड़ने गया था, 3 बच्चों के लिए, बट एनी हाउ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते उसमें, फेट है बच्चों की, अपनी अपनी किस्मत है। बट कहने का मतलब केवाईसी जो है वो 2004 में आरबीआई लाया था। अच्छा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से इधर, ऑल ऑफ यू। सर ये केवाईसी होता क्या है? आप हमें पूरा डिटेल में तो यहां मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ईबीसीएल का क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत डिटेल में आता है, हम 1 घंटा डिस्कस करते हैं। अभी सिंपल सी बात है, केवाईसी का मेन मोटिव है आइडेंटिफाई करना कस्टमर्स को। पुराने जमाने की बात करें 2004 से पहले, भाई साहब जितने भी लोग बैंक अकाउंट खुलवाते थे, हमारे किराएदार थे, उन्होंने 6 महीने हमारे घर पे रहे, उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया। ये बात है 1980 1980-85 की, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 6 महीने रह के वो चले गए, उनका बैंक अकाउंट 20 साल तक हमारे ही एड्रेस पे चल रहा है। गलत नहीं है यार? यस और नो? आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट होल्डर्स की होनी चाहिए, आया ना? ये इसलिए आया था कि कल को कोई बंदा फ्रॉड करके भाग जाए, ट्रेस तो कर पाओ। आप ट्रेस कहां करोगे? मोबाइल नंबर उसका 20 साल पुराना है, समझ रहे हो, लैंडलाइन नंबर है, उसके अलावा एड्रेस उसका 15 साल पुराना है, कहां ढूंढोगे आप उसको? पता नहीं वो 15 साल में कितनी जगह चेंज कर चुका है। तो बोला गया कि हर क्लाइंट को जब आप डीमैट अकाउंट खोलोगे, या जब भी आप लोग याद करो, डीमैट पे भी मैंने केवाईसी बताया था, जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलोगे या जब भी आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह खोलोगे तो केवाईसी नंबर लेना पड़ेगा, केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बात समझ आई? अब मेरी बात सुनना मजे की, इधर आप जैसे बच्चे लोग मुझे फीस देते हो, किसी बच्चे ने क्लास की फीस पे करी, स्टाफ को बोला जाता है कि जी ये वाले जो चेक है जमा करा देना बैंक में। कुछ चेक मैं अपने करंट अकाउंट में डलवाता हूं, कुछ सेविंग में डलवा देता हूं, कभी पैसा चाहिए हो तो वो सेविंग अकाउंट है सिंडिकेट बैंक के अंदर, उसके अंदर ये चेक डलवाने गए। इसने 1,04,000 के चेक डलवाए, 4-5 चेक थे, वो डलवाए तो पेमेंट ही नहीं आई उसकी। मैंने स्टाफ को भेजा, मैंने कहा भाई जाओ पूछ के आओ क्यों नहीं हुए चेक क्लियर। 500 चेक क्लियर नहीं हुए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 500 के पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो 5 चेक है 500 के साइन भी मैच ना हो, कुछ तो गड़बड़ है। वो गए, जाके आए,
कह रहे सर, वो कह रहे हैं कि आपकी ना केवाईसी नहीं है। क्या बोला सर? आपकी ना केवाईसी नहीं है। तो वाइफ कहती है केवाईसी क्या होता है? मैंने कहा यार ये केवाईसी का रूल होता है। कभी कहती है हमने कोई नया अकाउंट थोड़ी खुलवाया। मैंने कहा ये बैंकर की मर्जी है। आरबीआई ने जो सर्कुलर दिया था ना, उसमें क्या लिखा था? आप कोई नया बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, आप पुराने बैंक अकाउंट में कोई सिग्नेटरी चेंज कर रहे हो, आप कोई नया लॉकर फैसिलिटी ले रहे हो, या जब बैंकर का दिल करेगा एट इट्स ओन डिस्क्रिशन बैंकर आपसे केवाईसी फॉर्म भरवा सकता है। ये बात समझ आई? तो मैंने कहा बैंक की डिस्क्रिशन है इसमें। फिर मैंने इसको दोबारा भेजा। मैंने कहा दोबारा पूछ के आ कि क्यों करवाना है केवाईसी, पूछ के तो आ रीजन। फिर ये दोबारा गया केवाईसी पूछने के लिए, क्यों कराना। कहते कि ये जो आपके जो अकाउंट होल्डर है, इनकी एज अभी कितनी है? डेट ऑफ बर्थ है 1985। ये 2-3 साल पुरानी बात है। बोला 30 ईयर्स की एज है। बोले इनका बैंक अकाउंट खुला था जब ये 14 साल के थे, 9th क्लास में। वो बच्चे वाली फोटो आज तक लगी हुई है, शक्ल बदल गई होगी, इसलिए नई फोटो दो, उसके बाद ऑपरेटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ आई ये बात? यस और नो? क्या लॉजिक ठीक था बैंकर का? बिल्कुल ठीक था यार। तो इसका मतलब कभी भी बैंकर या फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, आज के टाइम में आप डीमैट अकाउंट खुलवाने जाओ, आज के टाइम में आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाओ, आज के टाइम में आप कोई मोबाइल का अपना सिम कार्ड लेने जाओ, तो भी केवाईसी करना होता है। आप में से अगर कोई बंदा 6-7 साल से मोबाइल यूज कर रहा है, तो उसको पता होगा, एक बार मैसेजेस आए थे, भारत सरकार के नियम अनुसार आप अपने मोबाइल का सिम कार्ड का केवाईसी भरिए, नहीं तो आपका सिम कार्ड कैंसिल हो जाएगा। कितनों को याद आ रही है ये बात? तो इसका मतलब क्या है? मोबाइल लेने जाओ, सिम कार्ड, चाहे अपना बैंक अकाउंट लेने जाओ, यस आपको क्या करना पड़ेगा? केवाईसी भरना पड़ेगा। ये बात समझ आई? क्लियर है? लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या आता है? सुनो, कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि अमित सर, आपने ना डीमैट अकाउंट खुलवाया। जब आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया तो आपने केवाईसी फॉर्म भरा। DP1 के पास में गया, वहां पर जाके मैंने केवाईसी फॉर्म भर दिया, इसमें कोई डाउट? सारे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स दे दिए, केवाईसी भी भर दिया। अब मैं दूसरे डीमैट अकाउंट के पास, दूसरे डीपी के पास डीमैट अकाउंट खुलवाने जा रहा हूं, या मैंने एक बैंक में अकाउंट खुलवाया, अब मैं दूसरे में जा रहा हूं, तीसरे में जा रहा हूं, क्या मैं सबको केवाईसी की डिटेल्स देता रहूंगा? कहता है नहीं, सबको देने की जरूरत नहीं है आपको। आपने एक बार जब अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया तो आपने एक डीपी को अपना केवाईसी फॉर्म भरा। वो डीपी जो है आपकी, सुनिएगा मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, अमित वोरा ने एक डीपी के पास डीमैट अकाउंट खुलवाया, केवाईसी की इंफॉर्मेशन दी, वो केवाईसी की इंफॉर्मेशन एक अथॉरिटी के पास चली जाती है जिसका नाम होता है KRA। क्या होता है? KRA मतलब केवाईसी रेटिंग एजेंसी। केवाईसी रेटिंग एजेंसी, समझ आ रही है ये बात? क्लियर है? या कई लोग केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी भी बोलते हैं इसको, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी। अब सुनिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी का मतलब क्या हुआ? अमित सर, जब आप दूसरे डीपी के पास जाओगे तो आप उससे बोलोगे मेरा डीमैट अकाउंट खोल, वो बोलेगा केवाईसी दो, हम बोलेंगे हमने ऑलरेडी पहले वाले डीपी को दिया था, वो कहेगा अच्छा आप मत दो, मैं वहां से ले लेता हूं। तो KRA एक एजेंसी है जिसके पास हमारे केवाईसी की डिटेल्स होती है, और बार बार जब हम डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, बार बार जब हम म्यूचुअल फंड्स लेंगे, तो हमें बार बार केवाईसी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। हम अपना नाम वगैरह बताएंगे, आधार कार्ड बताएंगे, पैन कार्ड बताएंगे, वो केवाईसी की रिटर्न जो इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली KRA से ले लेगा। समझ आइए बात? यस और नो? ये पेपर में ना कई बार शॉर्ट नोट आया हुआ, सुनिएगा इधर। यहां पर तो देखिए कह रहा है केवाईसी क्या होता है, इधर देखिए बेटा, यहां पर तो ये कह रहा है केवाईसी क्या होता है। ये एक वन टाइम प्रोसेस है जो मैंडेटरी है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। यहां म्यूचुअल फंड की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि चैप्टर म्यूचुअल फंड है। सच्चाई है, म्यूचुअल फंड हो, डीमैट अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, FD करा रहे हो बैंक में, सब में क्या चाहिए? केवाईसी चाहिए। आया ना? क्लियर है? इसमें पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑक्यूपेशन, इनकम डिटेल्स सब होती है, राइट? अब आप सोचो ना, जब मेरा 14 साल का जब मैं था, बैंक अकाउंट खुला था, तब स्टूडेंट दिखाया होगा, इनकम 0। अब 30 साल का बंदा है, एड्रेस भी चेंज हो गया होगा उसका, शायद शक्ल तो चेंज हो ही गई है, उसके अलावा इनकम डिटेल्स भी चेंज हो गई है, तो केवाईसी क्यों ना मांगे बैंकर? यस और नो? जवाब दो। तो ये समझ आया कि अमित वोरा ने DP1 के बाद डीमैट अकाउंट खुलवाया, इसने मेरी केवाईसी की इंफॉर्मेशन किसको दे दी? KRA को। KRA माने केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी। अमित वोरा कल को DP2 के पास जा रहा है तो अमित वोरा को केवाईसी देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप इससे मेरी केवाईसी की डिटेल ले लेगा। हाँ या ना? जवाब दो। यहां देखो क्या कह रहा है, कह रहा है केवाईसी किसके पास किया जा सकता है? कहता है भाई ये इतनी सारी KRA है, जिसके पास मर्जी करा दो। इतने सारे KRA हैं, कैम्स KRA, कार्बी KRA, NDML KRA, CDSL KRA। कहता है ये बहुत सारी KRAs हैं। आप एक्चुअली में खुद तो जाते नहीं हो KRA के पास, आप किसके पास जाते हो? DP के पास। ये आपका DP डिपेंड करता है किस KRA से वो कनेक्टेड है। हाँ या ना? यस और नो? जवाब दो।
मतलब आप डीपी के पास डीमैट अकाउंट खुलवाने गए, उस डीपी ने आपकी इंफॉर्मेशन केवाईसी की केआरए को दे दी, और फिर केआरए जो कौन से केआरए को, इनमें से कोई भी हो सकता है, और कहता है कल को आप नया दूसरा डीमैट अकाउंट खुलवाने जाते हो, दोबारा म्यूचुअल फंड्स लेने जाते हो, तो बार बार केवाईसी देने की जरूरत नहीं है। समझ आई ये बात? यस और नो? इस पे मैंने एक वीडियो क्लिप बनाई थी करीब 5-7 मिनट की, नॉलेज सीरीज बोलता हूं मैं उसको, वो मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको केआरए पे पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लियर है? करें उसको। गुड मॉर्निंग सर। सर आई नीड योर हेल्प। ये केआरए क्या होता है? बेटा ध्यान से देखते हैं इसको, प्लीज समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। अमित वोरा अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए डीपी के पास गए। मेरा डीपी है, इसका नाम है इंडिया इन्फो लाइन, ओरिजिनली जेन्युइन DP1, ठीक है, से इंडिया इन्फो लाइन। अब जब मैं इसके पास गया तो मैं बेटा इसके पास अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरूंगा, डीमैट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मैंने भरा, फाइल किया, मैंने फिलअप करके इनको दिया। अब जब मैंने इन्हें डीमैट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया तो मैंने आपको कहा था, बताया था मैंने कि ये आपसे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भरवाते हैं जिसका मतलब है KYC फॉर्म। आपको याद होगा KYC फॉर्म या KYC नॉर्म्स जो है वो RBI लाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 29 नवंबर 2004 के। तो कहने का मतलब क्या हुआ, RBI जिसको नो योर कस्टमर नॉर्म्स बोलता था, ये इसको नो योर क्लाइंट नॉर्म्स बोलता है, नो योर क्लाइंट। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, डीमैट अकाउंट में मेरी सारी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, मेरा आधार कार्ड मांगा जाएगा, उसके अलावा मेरा लाइसेंस, आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, सबकी कॉपीज ली जाएगी, तभी जाके मेरा अकाउंट खुला जाएगा। बेटा KYC फॉर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी है, बहुत बड़ा फॉर्म होता है, उसको हमें भरना पड़ता है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है, राइट। नॉर्मल फॉर्म से कई गुना ज्यादा लेंथी फॉर्म होता है। तो अब कहता है कि चलो, जब मैंने पहली बार डीमैट अकाउंट खुलवाया तो मेरे को पहली बार जब खुलवाया तो सारी KYC की रिक्वायरमेंट्स करनी थी, मैंने वो सारी KYC की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी, ये बात हो गई। अब कहता है जी मान लो मैं एक और डीमैट अकाउंट खुलवाने जा रहा हूं, बिल्कुल खुलवा सकता हूं मैं, राइट भाई, मैं जितने मर्जी डीपी के पास डीमैट खुलवाऊं, क्या दिक्कत है। तो मैं एक और डीमैट अकाउंट खुलवाने जा रहा हूं, ठीक है। अब मान लो मैं किसके पास डीमैट अकाउंट खुलवाने जा रहा हूं, मान लो मैं जाता हूं यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज के पास, ये भी एक डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मैं इनके पास चला गया और मैंने कहा जी मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाना है। अब जब मैंने यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा तो इन्होंने मुझे बोला कि अमित जी अपना KYC भी दीजिए, फॉर्म भरिए। मैंने कहा जी KYC फॉर्म तो मैंने पिछली बार भरा था और अब आप मुझसे फिर से दोबारा KYC फॉर्म भरवाओगे, मैंने DP1 के पास भरा था, यार वो तो बहुत बड़ा फॉर्म होता है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आपने DP1 के पास भरा था, मैंने कहा हाँ जी भरा था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। अब वो कहां से निकालेगा इंफॉर्मेशन, ये जो DP2 है, ये DP2 कहां से मेरी इंफॉर्मेशन निकालेगा? सुनिए, ये जो DP1 था, इसके पास जब मैंने डीमैट अकाउंट खुलवाया था तो एक एजेंसी होती है, उसका नाम होता है KRA, KYC KRA, रजिस्ट्रेशन एजेंसी KRA। इन्होंने, इनका एक मास्टर डाटा होता है, इनका एक मास्टर डाटा होता है। इस मास्टर डाटा के अंदर इन्होंने क्या किया, मेरी इंफॉर्मेशन सेव कर दी। जब मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था तो DP1 ने मेरी इंफॉर्मेशन मास्टर डाटा में सेव कर दी थी, अमित वोरा की KYC डिटेल्स। तो अब अगर मैं दोबारा से डीमैट अकाउंट खुलवाऊंगा तो मुझे दोबारा से थर्ड केस में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ही देना है, बस मुझे KYC इंफॉर्मेशन दोबारा नहीं देनी, वो मेरा DP2 अपने आप इससे इंफॉर्मेशन सीख कर लेगा, उसको बोलेगा तो मुझे इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, KRA क्या होता है? KRA की फुल फॉर्म है नो योर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी। ये एक एजेंसी है जो एक इंटरमीडियरी है, जिसके पास सारे जितने भी लोगों का डीमैट अकाउंट है उन सब ने KYC फॉर्म भरा होगा। तो जितने लोगों के पास भी डीमैट अकाउंट है सबने KYC फॉर्म भरा है और उन सब की इंफॉर्मेशन KRA के पास है, ताकि अगर आप मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम में जाते हो, ताकि अगर आप एक से ज्यादा DPs के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो बार बार आपको KYC फॉर्म्स भरने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट आया हुआ है। थैंक यू सर, अब मुझे सब क्लियर हो गया। तो बच्चे यहां पे हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ दैट मूवी इतना समझ आ गया कि हाँ KRA क्या होता है, राइट। तो अब हमें ये वाला पॉइंट KYC एंड KRA क्लियर हो गया। शैल वी प्रोसीड? डन। अब देखिए, अब यहां पर नेक्स्ट हमारी टर्म आती है FATCA,
फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। सर ये क्या है? फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट ये क्या है? इधर सुनिएगा ध्यान से यार, ऑल ऑफ यू सुनिए। पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या इंडियन गवर्नमेंट, इधर क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बार बार बोलती है स्विस बैंक में लोगों का पैसा है? हम स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि वो हमें डिटेल्स दे कि इंडिया के कितने लोगों का वहां पर पैसा है, यस और नो? आपको पता है वर्ल्ड में जितना स्विस बैंक के पास पूरे वर्ल्ड का पैसा है उसमें से 78% ब्लैक मनी इंडियंस का है। मतलब स्विस बैंक में जितना पैसा है उसमें से 78% होल्डिंग किसकी है? इंडियन लोगों की है। क्लियर है ये बात? जिसमें बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी सारे लीडर्स हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जो बाहर के लोग हैं, बेटा इधर सुनिए, जो बाहर के लोग हैं क्या वो इंडिया में इन्वेस्ट करते होंगे, हाँ या ना? बाहर के लोग इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। यूएस की जो गवर्नमेंट है ये उसका कॉन्सेप्ट है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि हर म्यूचुअल फंड को हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई साहब कौन कौन यूएस के लोग हैं जिन्होंने इंडिया में उनके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। पॉइंट समझ आ रहा है, हाँ या ना? आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी रिगार्डिंग कौन कौन से यूएस के लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने आपके यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, ताकि वहां की यूएस की गवर्नमेंट वो लिस्ट ले और फिर देखे इन्होंने जानबूझ के इन्वेस्टमेंट बाहर तो नहीं करी टैक्स को इवेट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, हाँ या ना? तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट, अगर मेरे से कोई पूछे तो ये एक ऑब्लिगेशन है इंडियन म्यूचुअल फंड्स में कि ये बाहर की गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टर्स जिन्होंने इंडिया में पैसा लगा रखा है। यस और नो, हाँ या ना? और वो गवर्नमेंट क्यों मांग रही है? ताकि अगर उनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो वो उसे पे ऑफ करे, हाँ या ना? ऐसे ना बहुत सारे लोग होते हैं जो टैक्स पे नहीं करते, बहुत सारी चीजें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक कजन है, मतलब मेरी कजन है, मामा जी की बेटी, उसका हस्बैंड है। ठीक है, तो मेरी जो कजन है मामा जी की बेटी, उसकी फैमिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है फॉर लास्ट 12 ईयर्स। ठीक है, शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, मैरिज हुई जलंधर पंजाब में, और फिर जो शादी के बाद हस्बैंड वाइफ और बच्चे चले गए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। अभी क्या है, जब वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए, क्या उनके पास इंडिया का आधार कार्ड उन्होंने बनवाया? क्या उनके पास इंडियन बैंक अकाउंट्स हैं? क्या इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सब कुछ है उनके पास? समझ रहे हो ये बात? आज भी जब भी वो इंडिया में आते हैं तो इंडिया में अच्छी खासी बैंक में एफडी करा के जाते हैं, बैंक में एफडी करवा के जाते हैं। समझ आ रही है ये बात? क्यों एफडी करा के जाते हैं? क्योंकि भाई वहां पर इंटरेस्ट मिलता है साल का 1%, यहां मिलता है साल का 6 से 7%, तो वो यहां पर अपनी बैंक एफडी करा के जाते हैं। और यहां पर जितनी भी उनका एफडी का रिटर्न आता है, जो भी उनकी यहाँ प्रॉपर्टी का उनका रेंटल आता है, आपको लगता है ये वहां ऑस्ट्रेलिया में टैक्स पे करते होंगे? कभी भी नहीं करते, हाँ या ना? तो जितने भी लोग ये एनआरआईज होते हैं ना, जो इंडियन स्टेटस भी रखते हैं और बाद में वहां का भी, वो इंडियन गवर्नमेंट को बताते भी नहीं। आप प्रैक्टिकली सोचो, आप बैंक में गए एफडी कराने, क्या बैंक पूछता है आप इंडियन हो फॉरनर हो? सर इंडिया में ही रहते हो ना, बैंक को बताया डॉक्यूमेंट्स दो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, बात खत्म हो जाएगी। यस और नो, हाँ या ना? तो बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स को इवेड करते हैं, राइट? देखिए क्या कह रहा है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, ध्यान से देखते हैं। इट रिक्वायर्स दैट ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स नीड टू रिपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ यूएस persons and entities in which US persons hold a substantial ownership. Yes or no? और substantial का मतलब 10% है। आप लोगों ने कभी सुना इंडिया के अंदर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप सेक्शन 90 आया था रजिस्टर एंड रिटर्न में, एसबीओ का नया सेक्शन आया था, जिसको हम एसबीओ बोलते हैं ना, ये यूबीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूबीओ, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स। समझ आ रही है बात, हाँ या ना? अगर किसी बंदे ने शेयर्स खरीद रखे हैं लेकिन अपने नाम पे नहीं, किसी और के नाम पे, तो वो जिसके नाम पे खरीदे हैं, जो मैंने शेयर्स खरीदे हैं वाइफ के नाम पे, तो मैं कौन हो गया? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, हाँ या ना? यस और नो? जो बंदा डिविडेंड वगैरह ले रहा है लेकिन अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, याद आ रहा है? ऐसा कंपनी लॉ में पढ़ाया जाता है। देखिए, इनएक्टेड टू प्रिवेंट टैक्स एवेजन, ताकि टैक्स को लोग अवॉइड ना करें। की डिटेल्स दो, बंदे का नाम दो, बर्थ दो, सिटीजनशिप दो, कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस दो, टिन दो। टिन होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उस कंट्री का दो। जैसे हमारे यहां पैन कार्ड नहीं चलता, हमारे यहां पैन कार्ड है, यूएस में टिन नंबर है। पॉइंट समझ आ रहा? हमारा होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, हाँ या ना? वैसे देखा जाए परमानेंट अकाउंट नंबर, इससे ये थोड़ी पता चल रहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट का है। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि ये टैक्स का है, या ऐसा लग रहा है कोई अकाउंट नंबर है? अकाउंट नंबर है।
लेकिन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पता चल रहा है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी का है। यस और नो? हाँ या ना? डन। आगे देखिए, करंटली मेड मैंडेटरी फॉर ऑल इन्वेस्टर्स इन इंडियन म्यूचुअल फंड, चाहे वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो या न्यू इन्वेस्टर्स हो। एक चीज याद रखिएगा, जब भी गवर्नमेंट कोई नई चीज लाती है, कोई भी नई चीज लाती है, तो वो कहती है नए लोग जो आएंगे वो तो करेंगे, पुरानों को भी करना है। केवाईसी क्या नए बैंक अकाउंट्स के लिए था, पुरानों के लिए भी था? पुरानों के लिए भी। ये भी किसके लिए, नया पुराने दोनों के लिए। जब आधार कार्ड आया तो जो आज के बाद लोग पैदा होंगे उनका था या सबका था? सबका था। तो जब भी कोई नई स्कीम आती है तो उसमें जितने लोग नए हैं और जो एग्जिस्टिंग है सब पे वो एप्लीकेबल हो जाती है। यस और नो? हाँ या ना? डन। फॉर नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो इंडिविजुअल नहीं है, यूबीओ डिटेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड। राइट? क्लियर है ये बात हमें? तो मतलब इन शॉर्ट हमें उनकी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप या सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप या सब्सटेंशियल बेनिफिशियल ओनरशिप बतानी पड़ेगी। क्लियर है ये बात? याद रहेगा? डन। चले आगे। ठीक है जी। अब देखिए इन शॉर्ट ये किसका ऑब्लिगेशन है? म्यूचुअल फंड्स का। और ये किसने डाला है? यूएस की गवर्नमेंट ने डाला है। क्लियर है ये बात? चले आगे। अब देखिए मोड्स ऑफ होल्डिंग। बेटा मेरी बात सुनिएगा इधर ध्यान से, ऑल ऑफ यू। एक डीमैट अकाउंट के कितने जॉइंट ओनर्स हो सकते हैं? याद आ रहा है? एक डीमैट अकाउंट के कितने? 3। बता रखा है मैंने आपको कि एक डीमैट अकाउंट 3 लोगों के नाम पे हो सकता है। यस और नो? अच्छा मेरी बात सुनिए, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के कितने मालिक हो सकते हैं? 4। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में 4 मेंबर्स हो सकते हैं जॉइंट, जबकि ऑनलाइन में 3 हो सकते हैं। ये बात क्लियर है? कहता है डीमैट अकाउंट किस तरीके से होता है, मेरी बात सुनिएगा इधर जो मैं कह रहा हूं, ऑल ऑफ यू। कहता है एक होता है सिंगल डीमैट अकाउंट। सिंगल डीमैट अकाउंट का मतलब है मेरा ही डीमैट अकाउंट है या मेरा ही नाम पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, सिर्फ मेरे को ही राइट्स है। सिंपल है? डन। एक होता है ज्वाइंट। हाँ या ना? अच्छा एक चीज बताओ, इधर सुनिए, जो ज्वाइंट है उसमें 3 का नाम है। मान लो कोई प्रॉपर्टी है वो 3 लोगों के नाम पे है ज्वाइंटली, कोई एक बेच सकता है, तीनों के साइन चाहिए? तीनों के। ऐसी डीमैट अकाउंट है, एक की कंसेंट चाहिए, तीनों की? तीनों की। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, बेचना है, एक की कंसेंट चाहिए, तीनों की? तीनों की। तीनों के साइन चाहिए। हाँ या ना? कहता है ज्वाइंट में सिग्नेचर ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स इज रिक्वायर्ड। यस और नो? सिंगल में एक का और ज्वाइंट में सबका। ईदर और सर्वाइवर। ईदर और सर्वाइवर क्या होता है? ईदर और सर्वाइवर में बैंक अकाउंट भी खुलते हैं, ईदर और सर्वाइवर पे आपके डीमैट अकाउंट भी खुलते हैं। मैंने आपको डिपॉजिटरीज एक्ट जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था डीमैट अकाउंट वाइफ का है, ऑपरेट मैं करता हूं। याद आ रहा है आपको? हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें मेरे फादर और मेरा ईदर और सर्वाइवर है, इसका मतलब ईदर और सर्वाइवर का मतलब क्या जॉइंट अकाउंट होता है? नहीं। क्या दोनों के साइन होते हैं? नहीं। दोनों में से कोई भी एक कर दे चल जाएगा। ईदर और सर्वाइवर मींस या फादर के साइन चाहिए या मेरे साइन चाहिए। समझ आ रही है बात? जॉइंट में दोनों के चाहिए, ईदर और सर्वाइवर में एक पार्टी के चाहिए, ईदर ओनर और उसकी जगह सर्वाइवर। राइट? देखो, सिग्नेचर ऑफ एनी ऑफ द एप्लीकेंट इज सफिशिएंट टू मेक ट्रांजैक्शन। समझ आ रही है ये बात? यस और नो? देखो मैं ना आपको एक चीज बताता हूं, सुनिएगा बड़े ध्यान से इधर, ऑल ऑफ यू। आज क्या डेट है? आज है 17 जुलाई, राइट? 2019, 17 जुलाई 2019। आज डे कौन सा है? वेंसडे है ना? वेंसडे। फ्राइडे को मैंने आपकी क्लास ली, फ्राइडे को क्लास ली, एमडब्ल्यूएफ में क्लास होती है आपकी। जब मैंने फ्राइडे को क्लास ली तो क्लास खत्म होने के बाद मैं काम कर रहा था, फिर मुझे अपने ऑफिस जाना था, राजेंद्रा प्लेस में मेरा ऑफिस है। अभी मैं निकल ही रहा था, बैठा हुआ था, काम कर रहा था, पापा का मेरे फोन आया। मेरे फादर का फोन कभी लैंडलाइन पे नहीं आता ऑफिस के, बहुत रेयर होता आता है। लैंडलाइन पे फोन आया, अमित क्या कर रहा है? मैंने कहा बस फ्री हो गया, फटाफट से बीएल कपूर हॉस्पिटल आ जा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे ताया जी को ब्रेन हैमरेज हो गया। ये फोन आया मुझे फ्राइडे में, भागा मैं। अब मेरी फैमिली में देयर इज नो वन दैट मच एजुकेटेड, तो सर्जरी सजेस्ट कर रहे हैं, 45 मिनट्स में सर्जरी करनी है, हुई तो ठीक, नहीं हुई तो काम खराब है। तो मैंने वो फॉर्म वॉर्म पढ़े, साइन करवा दिया, सर्जरी चल रही है। शाम को सर्जरी खत्म हुई, आईसीयू में रखा, रात को उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया, डिमाइस हो गया। चलो सैटरडे को संस्कार हुआ, उसके बाद संडे को मैंने आपकी क्लास ली थी, यार है सैटरडे आपकी क्लास होती नहीं, संडे को मैंने आपकी क्लास ली, फिर मंडे ली, फिर आज ली, राइट? ऐसे ही हुआ ना? तो मेरा पॉइंट ये है कि अब ये जब फैमिली है, ये जब चल रहा है सीन, तो उस टाइम पर, अब कल क्रिया थी, मैं वहां पर था सारा दिन, परसों भी मैं आपके बाद क्लास के बाद मैं भाग जाता हूँ। तो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, जब ताया जी का डिमाइस हुआ तो उनका जो बैंक अकाउंट था वो ईदर और सर्वाइवर पे था। जब भी कोई एजिड हो जाता ना आपकी फैमिली में, तो आपको उनका अकाउंट ईदर और सर्वाइवर पे करा लेना चाहिए। इसका रीजन क्या है?
रीजन ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल बंदे का डिमाइस होता है, डिमाइस होते ही जैसी ये इंफॉर्मेशन बैंक के पास जाएगी, क्या बैंक सीज कर लेगा सारी चीजें? यस और नो? लेकिन अगर ईदर और सर्वाइवर पे है तो आप अगर बंदे का डिवाइस हो भी जाता है तो आप उसकी जगह पे जाके पैसे निकाल सकते हो। यस और नो? हाँ या ना? समझ आई बात? अभी क्या हुआ, जब हम वहां बैठे हुए थे, जब संस्कार करके आए, जब उनका जो भी अंतिम होता है वो करने के बाद हम आए, तो हम बात कर रहे थे कि भैया ताया जी के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, तो एक काम करते हैं कल उसको निकाल लेते हैं। क्योंकि जब किसी की डेथ होती है, फिर क्रिया होती है, क्रिया समझते हो ना, वो होता कुछ, तो उसमें जब लोग आते हैं तो बहन बेटियों को पैसे देने भी होते हैं, बताना पड़ता है फैमिलीज में कि इतने पैसे उनके अकाउंट में निकले हैं और इतने इतने सारे भाइयों में या इतने इतने सारे बहनों में बांटे हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब भी आपकी फैमिली में कोई बंदे की एज होने लगती है, मान लो आपके दादाजी अभी जिंदा हैं और अगर उनकी एज है और उनका बैंक अकाउंट है, तो आपको अपने फादर को इस सजेशन देना चाहिए कि आप इसको ईदर और सर्वाइवर पे कर लो। ऐसा नहीं है कि बैंक कल को अगर आप ईदर सर्वाइवर पे नहीं करते और दादाजी एक्सपायर हो जाते हैं तो बैंक पैसे नहीं देगा, पैसे तो आपके हैं, लेकिन फिर दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी जी? कितने बच्चे हैं जी, वसीयत किसके नाम पे है जी, कॉपी लेके आओ जी बहनें कितनी है जी, सबके साइन करा के लाओ जी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर ईदर और सर्वाइवर है और आपके फादर दादाजी आपके साथ रहते हैं और आपके फादर ईदर और सर्वाइवर करा लेते हैं, तो आपको उनके फाइनेंस पे थोड़ा सा राइट ज्यादा मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समझ आ गई ये बात? तो इट इज एडवाइजेबल, आगे आपकी मर्जी है। समझ आ गई कहानी? तो ईदर और सर्वाइवर में ही हमेशा होना चाहिए। मैंने अपना बैंक अकाउंट भी ईदर और सर्वाइवर में कर रखा है, मैं और मेरे फादर, और कुछ में मैं और मेरी वाइफ है, ऐसे कुछ में पापा और मम्मा है, कुछ में मेरे फादर और मैं है। तो हमेशा ईदर और सर्वाइवर में ही होना चाहिए। क्लियर है? हालांकि ये लोगों को कम ही समझ है, लोग हमेशा सिंगल अपने नाम पे कराते हैं, बट इट हैज टू बी इन द नेम ऑफ ईदर और सर्वाइवर। डन? याद रहेगा? चलें आगे। तो होल्डिंग समझ आ गई, सिंगल या जॉइंट या ईदर और सर्वाइवर। सिंगल में एक बंदा उसके साइन होंगे, जॉइंट में 4 है या 3 है, डीमैट अकाउंट में तीनों के साइन होंगे, और ईदर और सर्वाइवर में किसी के भी होंगे, या जो अकाउंट होल्डर है वो या जो दूसरा सर्वाइवर है। डन? नॉमिनेशन देखिए इधर, कहता आप म्यूचुअल फंड में कितने लोगों को नॉमिनी बना सकते हो? कहता ज्यादा से ज्यादा 3। बेटा इधर सुनिए, अमित वोरा ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या ये पॉसिबल है? और अमित वोरा ने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उसके नॉमिनी है वाइफ, बड़ा बेटा, छोटा बेटा। ठीक है? क्लियर है जी ये बात? कहता है नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहिए। नॉमिनेशन फॉर्म वही होता है जो कंपनी लॉ के अंदर SH13 होता है। कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है आपने? नॉमिनेशन सेक्शन 72, SH13 होता है नॉमिनेशन का। याद करो वो कंपनी लॉ का जो SH13 होता है, क्या वहां पर नॉमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स था या नॉमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज था? नॉमिनेशन फॉर सिक्योरिटीज, एंड सिक्योरिटीज इज अ वाइडर टर्म व्हिच इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स एज वेल। हाँ या ना? जवाब दो। तो कहता है सर म्यूचुअल फंड के लिए भी वही SH13 फॉर्म है, नॉमिनी बना सकते हो ज्यादा से ज्यादा 3। जिस प्रपोर्शन में आप बोलोगे उसी प्रपोर्शन में उनको आपके जाने के बाद पैसे मिलेंगे। यस और नो? हाँ या ना? मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरा डिवाइस हो गया, मैंने बोला वाइफ को 50%, दोनों बेटों को 25%, तो उतना ही मिलेगा। ठीक है जी? डन? और कहता है अगर आपके पास यहां इधर नॉमिनेशन कभी भी अपडेट भी हो सकता है, कभी भी आप नॉमिनी बदल सकते हो। वाइफ से मेरा डाइवोर्स हो गया, नई बीवी आएगी, उसका नाम लिखूंगा। यस और नो? प्रैक्टिकली बताओ, समझ आ रही है कहानी? आगे देखिए, आपके डिवाइस के बाद, इन्वेस्टर के डिवाइस के बाद, इन्वेस्टर की डेथ के बाद क्या कह रहा है? प्रपोर्शन में सबको मिल जाएगा। डन? पैसा मिलेगा या म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे? यूनिट्स मिलेंगे, पैसा थोड़ी मिलेगा। भाई फादर एक्सपायर हो गया, बेटे को प्रॉपर्टी मिलती है कि प्रॉपर्टी के पैसे मिलते हैं? प्रॉपर्टी मिलती है ना, एसेट्स मिलती है। यस और नो? डन? आगे देखिए, माइनर को नॉमिनेट कर सकते हो गार्जियन के साथ, सिंपल है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, एक कंपनी लॉ में भी पढ़ा हुआ है, मिस नंदिता जैन वाला केस, कि माइनर जो है फुली पेड अप शेयर्स ले सकता है विद द नेम ऑफ गार्जियन। याद आ रहा है? ऐसा सुना हुआ है? अच्छा इधर देखिए, नॉमिनेशन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी लग गई, फिर आप उसके बाद लीगल हेयर जो है प्रूफ करता रहे, विल लाए, अपना सर्टिफिकेट लाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाए फ्रॉम अदर लीगल हेयर। आ गया ना पंगा? इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, ईदर और सर्वाइवर इज बेस्ट। क्लियर है? पक्का? चले आगे। डन? अच्छा सबसे पहले अब इसके अलावा अगर हम हमारा मॉड्यूल देखते हैं तो पूरा खत्म हो गया, देखो सिवाय इस क्वेश्चन के, एक्सपेंस रेशियो के बिना। एक्सपेंस रेशियो और एक और रह गया एनएवी वाला, एनएवी रह गया ना अभी जो मैंने ऊपर कराया, एक ये, एक एनएवी, और 2 क्वेश्चन वो जो मैंने कहा था बास्केट ट्रेडिंग वगैरह वाले। याद आ रहा है? देखते हैं आज हो पाते हैं कि नहीं। देखिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। बेटा मेरी बात सुनिएगा,
एक्सपेंस रेशियो की बात करने से पहले मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, पहले उस पर आते हैं। देखिए, ये वाला डायग्राम देखो, याद आ रहा है? ध्यान से देखो, म्यूचुअल फंड ने पब्लिक से 1 लाख यूनिट्स इशू करे 10 रुपए की एक। पॉइंट नंबर 1 देखो, म्यूचुअल फंड ने पब्लिक को, पॉइंट नंबर 1 देखो, कितने यूनिट्स इशू करे? 1 लाख यूनिट्स इशू करे 10 रुपए की एनएवी पे, और म्यूचुअल फंड ने पब्लिक से 10 लाख रुपए ले लिए, राइट? वो 10 लाख रुपए में से 50,000 रुपए आया उनका एक्सपेंडिचर रेस करने का, लोगों से पैसा लेने का। पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर्स को फॉलो करो। पॉइंट नंबर 1 यूनिट्स इशू करे, पॉइंट नंबर 2 पैसा ले लिया, पॉइंट नंबर 3 देखो कहां है? पॉइंट नंबर 3 में 50,000 रुपए का खर्चा आया था, वो माइनस किया, कितना बच गया? 9.5 लाख रुपए। 9.5 लाख रुपए जो बच गया वो क्या है? इन्वेस्टेबल फंड्स है, यस और नो? और उसको हमने इन्वेस्ट किया तो वो पैसा कितना बन गया? 18 लाख। वो 18 लाख जो मैं पोर्टफोलियो वैल्यू बोल रहा था, उसको ये क्या बोल रहे हैं? एयूएम ही बोल रहे हैं ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यस और नो? उस एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब जो हमने 9.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उसकी आज वैल्यू 18 लाख है। फिर उसमें से 3 लाख रुपए एक्सपेंसेस के माइनस किए, हाँ या ना? फिर जो बच गया वो कितना है? 15 लाख। वो क्या है? नेट पोर्टफोलियो वैल्यू। फिर 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट्स किया, 1 लाख यूनिट्स थी, ऊपर 10 रुपए की एक यूनिट थी, 1 लाख यूनिट्स थी, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख किया तो 15 रुपए एनएवी आ गया, हाँ या ना? जवाब दो, यही था। अब सुनिए, अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि अमित सर ये 18 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए इन्होंने खर्चा दिखाया, राइट? सर क्या इतना ज्यादा खर्चा दिखाया जा सकता है या एक्सपेंसेस पे कोई लिमिट है? पॉइंट समझ आ रहा है मेरा? सर क्या सेबी ने कोई लिमिट्स बना रखी है कि इतना खर्चा कर सकते हो? ऐसा भी हो सकता है कि 18 लाख में से दिखा दे 10 लाख का खर्चा हो गया, यस और नो? तो कहता है सेबी ने कुछ एक्सपेंस रेशो बता रखी है, डिस्क्लोज कर रखी है, सेट कर रखी है कि इतने तक आप खर्चा कर सकते। समझ आ रही है बात? आया ना? इससे ज्यादा खर्चा आपका नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा खर्चा है मतलब आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, राइट? तो देखो, यही हमारा क्वेश्चन है, एक्सपेंस रेशियो। देखिए इधर कहते हैं सर एक चीज तो क्लियर है कि म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है, उस स्कीम के अंदर, म्यूचुअल फंड की जो स्कीम होती है, उस स्कीम के अंदर बहुत सारी फी चार्ज होती है। कौन से खर्चे होते हैं? देखिएगा बेटा ध्यान से। कहते हैं सर जो ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, कस्टोडियन, ऑडिटर, इन सब के खर्चे होते हैं, इन सब की फीस होती है। एसेट मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दी, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, एक हमने पढ़ा था डायरेक्ट सेल और एक दूसरी रेगुलर सेल, याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है कि सर अगर हमने अंडर राइटर अपॉइंट किया तो हम उसे भी कमीशन देते हैं, पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने, हाँ या ना? तो कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूटर या अंडर राइटर या इश्यू हाउस कह सकता हूं। कहता है इसके अलावा एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, इन्वेस्टर को कम्युनिकेट करने के। केयर, हमने कस्टमर केयर सेंटर खोल रखा है, राइट? हमने अपना कोई रेडियो पे ऐड चला रहे हैं, उन सबके भी पैसे होते हैं। इन्वेस्टर्स को आए दिन मेल जाती है, इंफॉर्मेशन जाती है, जो इन्वेस्टर्स को मंथली बताते हैं, क्वार्टरली बताते हैं, क्या वो सारी की सारी भी चीजें इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में पैसा नहीं लगता, हाँ या ना? हम कह रहे हैं फैक्ट शीट हर महीने बनानी है, क्या पैसा नहीं लगेगा उसका? यस और नो? अकाउंट स्टेटमेंट, डिविडेंड, कहता है ये सब खर्चे हैं। लिस्टिंग कराने की फीस होती है, अगर क्लोज एंडेड स्कीम है तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, कह रहा उसकी लिस्टिंग फीस होती है, हाँ या ना? जवाब दो। आगे कह रहा है डिपॉजिटरी की फीस होती है, सर्विस टैक्स की जगह तो अब यहां पर एसटीटी एंड जीएसटी आ जाएगा। जीएसटी एंड एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। समझ आ रही है बात? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बात समझ आ गई? कहता है ये सारे खर्चे करने होते हैं, हाँ या ना? ये सारे खर्चे को ही तो हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बोलते हैं, इसी को, यस और नो? ये सब क्या हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, राइट? अब देखिए इधर ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ मैं यहां लिख रहा हूं नकली, ऊपर वाली बात को सिंपली ये दोबारा से रिपीट कर रहा है। ऊपर वाली बात को क्या बात रिपीट कर रहा है? देखो सर खर्चे होते हैं मैनेजमेंट के, वही मैनेजमेंट की फीस, रजिस्ट्रार की फीस, कस्टोडियन, ऑडिट फीस, एडवर्टीजमेंट, भाई बता तो दिया ऊपर, सेम बात दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं है, यस और नो? हो गया? मेन आता है, ये काट देते हैं, मेन आता है यहां से। देखिए इस पैराग्राफ को समझो, अगर ये पैराग्राफ समझ आ गया तो कहानी हो गया। देखिए
फॉर एक्टिवली मैनेज इक्विटी स्कीम द टोटल एक्सपेंस रेशियो TER allowed under the regulation is 2.5% for the first 100 crore. ये बात समझ आ रही है? पहले 100 करोड़ पे 2.5%, मतलब कितना हो गया? 2.5 करोड़ हो गया, राइट, ऑफ द एवरेज वीकली नेट एसेट्स. 2.25% फॉर द नेक्स्ट 300 करोड़. नेक्स्ट 300 पे और कम हो गया. पहले 100 पे 2.5%, अगले 300 पे 2.25%, आगे 2% फॉर सब्सीक्वेंट 300 करोड़, अगले 300 पे 2%, और फिर बैलेंस पे कहता है 1.75%. समझ आ रहा है? मतलब जितना फंड साइज बड़ा होता जाएगा उतना एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा, है या ना? मतलब उतना पर यूनिट का जो एक्सपेंस है वो कम होता जाएगा. यही तो एक बेनिफिट भी था, एडवांटेजेस, कि जितना बड़ा साइज होता है पर पर्सन कॉस्ट उतनी कम हो जाती है. याद आ रही है बात? पढ़ा था हम लोगों ने. आगे कह रहा है, ये तो था इक्विटी के लिए. इधर देखिए, कहता है सर ये जो रेशियो है ये है इक्विटी के लिए. कहता है सर ये जो रेशियो है ये इक्विटी के लिए है. अब देखिए, कहता है सर ऐसे डेट के लिए भी है. डेट स्कीम के लिए देखो कितना है. कहता है सर 0.25 लोअर देन दैट अलाउड फॉर इक्विटी. समझ आ गई कहानी? मतलब हर एक में 0.25 कम कर लो. जहां पर 2.5 है वहां 2.25 होगा, जहां 1.75 है वहां 1.5 हो जाएगा. हाँ या ना? क्योंकि डेट में खर्चा कम होना चाहिए. सर डेट में खर्चा कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई साहब लोगों का मोटिव भी फिक्स्ड इनकम लेना है. यस और नो? उनका कोई उसमें आप ज्यादा रिस्क तो ले नहीं रहे, उसमें ज्यादा होमवर्क भी नहीं है, और उसमें लोगों का कोई मल्टीप्लाई करने का भी मूड नहीं है. वो तो चाहते हैं हमने 10 लाख लगा दिया, हमें हर महीने 10,000 आता रहे. यस और नो? तो कहता है इसलिए उसका फंड एक्सपेंस रेशियो कम है. वैसे भी एक चीज याद रखिएगा, एक बेसिक रूल समझा देता हूं आपको. हर वो चीज जो इक्विटी में परसेंटेज ज्यादा है उसकी डेट में हमेशा कम होती है. फिर चाहे वो एक्सपेंस रेशियो, चाहे आपने कंपनी लॉ में अंडर राइटिंग पढ़ाओ कि शेयर्स पे 5% और डिवेंचर्स पे 2.5%. याद आ रहा है? कमीशन हमेशा डेट में जो भी एक्सपेंसेस है वो कंपेयर टू इक्विटी कम होते हैं. याद रहेगा? इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, KE इज मोर देन KD, अगर FM की लैंग्वेज में बोलूं तो. आया ना? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मोर देन कॉस्ट ऑफ रेजिंग डिवेंचर्स या डेट. याद रहेगा? चले आगे. आगे देखिए बेटा, इधर कहता है इन एडिशन म्यूचुअल फंड्स हैव बीन अलाउड. इन एडिशन मतलब क्या? उसके अलावा जो ऊपर वाला खर्चा है वो तो करोगे ही करोगे, इसके अलावा कहता है सर आपको अलाउड है 30 BPS मोर इफ 30% और मोर ऑफ न्यू इनफ्लोज कम फ्रॉम लोकेशंस बियॉन्ड द टॉप 15 cities to widen penetration in tier 2 and tier 3 cities. In short, अगर मैं सिंपली बोलूं, सुनिएगा बड़े ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, लॉजिकली समझते हैं. आपको 0.30%, 0.3%, मतलब 0.30%, 0.30 समझ गए? मतलब 1% से भी, मतलब यहां पर अगर 2.5 है तो 2.8 हो जाएगा, यहां पर अगर 2.25 है तो 2.55 हो जाएगा. ये बात समझ आ रही है? 0.30 और ऐड कर दो. कह रहा है 0.30 का आप और एडिशनल खर्चा बेयर कर सकते हो अगर उस म्यूचुअल फंड को टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में से भी रिटर्न मिल रहा है, और वो रिटर्न जो है वो 30% या उससे ज्यादा है. सुनिए ध्यान से, हमारे म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न आया वो आया 100 करोड़. क्लियर है? इसके बाद हमने अपने म्यूचुअल फंड को छोटे शहरों में भी डाला. कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, ये टियर 2 सिटीज में आती है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता मेजर सिटीज हो गई. कानपुर, वाराणसी वगैरह टियर 2 में आ गई. इसके अलावा जो छोटी छोटी जगहें हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में अकोला, या इसके अलावा पंजाब में जलंधर, या कपूरथला नाम की एक जगह है, या हरियाणा में करनाल टियर 2 में आता है, कैथल टियर 3 में आता है. तो कहने का मतलब टियर 2 और टियर 3 सिटीज जो है उसके अंदर अगर हम बात करें, अगर वहां पर हमने अपने म्यूचुअल फंड्स की सेल करी है और वहां से जो हमें इनकम वगैरह आ रही है वो हमारी टोटल इनकम का 30% या उससे ज्यादा है, 30% या उससे ज्यादा, तो फिर कहता है हम एडिशनल खर्चा भी कर सकते हैं. वो जितना भी हमारी ऊपर वाली परसेंटेज है एक्सपेंस की, उसमें 0.30% और ऐड हो जाएगा. पॉइंट समझ आ रही है कहानी? यस और नो? लेकिन ये कब कर सकते हो? जब आप टियर 2 और टियर 3 सिटीज से भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका कितना परसेंट आ रहा है, उसका आपके पास 30, आपके फोलियो का कम से कम 30% या उससे ज्यादा आ रहा है. क्लियर है ये बात? हमें याद रहेगी कहानी? समझ आई कहानी?
इन शॉर्ट वो एक्सपेंस रेशियो की जो बात कर रहा है। अच्छा इधर देखिए, घूम फिर के इधर देखिएगा, ये वाली बात, ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, देखो, या ये वाली बात, टीईआर मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन दी स्कीम्स एनएवी, लोअर दी एक्सपेंस रेशियो हायर दी एनएवी। क्या ये बात सही है, हाँ या ना? ये वही रेगुलर स्कीम और डायरेक्ट स्कीम में बताया था मैंने, यस और नो? सर खर्चा जितना ज्यादा होगा रिटर्न उतना कम होगा। यार आप वो सोचो ना, वो जो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया इधर, ये वाला नकली वाला, भाई अगर 18 लाख में से 3 लाख का खर्चा है तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख किया, 15 रुपए एनएवी आ गया। अगर ये खर्चा 4 लाख होता तो 14 लाख रह जाता, डिवाइडेड बाय 1 लाख 14 रुपए एनएवी हो जाता, हाँ या ना? तो एक्सपेंस जितना ज्यादा होगा एनएवी उतनी कम हो जाएगी। यस और नो? एम आई क्लियर? समझ आ गई कहानी? जवाब दो। ठीक है जी। हायर एक्सपेंस रेशियो मे बी बेटर देन वन विच इज लोअर एक्सपेंस रेशियो विच गिव्स पुअर रिटर्न। ये समझ आ रहा है क्या कह रहा है? इधर बच्चे इधर, हायर एक्सपेंस रेशियो मे बी बेटर देन द वन विच लोअर एक्सपेंस रेशियो विद पुअर रिटर्न्स। क्या कह रहा है? कह रहा है एक म्यूचुअल फंड है जिसकी एक्सपेंस रेशियो बड़ी कम है, दूसरा म्यूचुअल फंड है उसकी एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है लेकिन उसका रिटर्न भी ज्यादा है, तो फिर आप बताओ कौन सा लोगे? हायर वाला। यस और नो? हाँ या ना? अगर खर्चा ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है तो क्या दिक्कत है? पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब सबको वो बंदा चाहिए या सबको वो वाला म्यूचुअल फंड चाहिए या सबको वो वाला चाहिए जो खर्चा चाहे ज्यादा करे कमाए और ज्यादा। यस और नो? समझ रहे हो? ये मुस्लिम्स की स्ट्रैटेजी होती है। अगर मेरे कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा वो ये नहीं कहते हे भगवान हमारा खर्चा कम कर, खर्चा ज्यादा, दे ऑलवेज टेंड टू बिलीव के प्लीज गॉड इंक्रीज आवर एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो तू आमदनी अपने आप बढ़ा देगा हमारी। समझ आ रही है ये बात? गेटिंग मी? तो ये उनकी एक मेंटालिटी होती है, वही मेंटालिटी यहां पर कह रहा है एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो खर्चा बहुत कम कराता है लेकिन रिटर्न नहीं देता, उससे बेटर वो वाला म्यूचुअल फंड है जो थोड़ा खर्चा ज्यादा कराता है लेकिन रिटर्न अच्छा देता है। यस और नो? हाँ या ना? अच्छा यही वाली चीज ना वाओ मोमोज के ओनर ने बोली थी। वाओ मोमोज जो है वो आज से 11-12 साल पहले शुरू हुआ था। मैं उस दिन उसकी स्कीम देख रहा था। कहता हम 3 दोस्त थे, हमने वाओ मोमोज शुरू किया था। जब हमने तीनों ने वाओ मोमोज शुरू किया, सुनिएगा कहानी उसकी, कहता हम तीनों ने जब वाओ मोमोज शुरू किया तो उस टाइम पर मेरे जो दोस्त थे हमने 30,000 रुपए लगाए थे, 10-10 हजार। हमें पैसा चाहिए था, हम वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए, AIF के पास, हमने उन्हें कहा हमें थोड़ा सा पैसा दो। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार तू पागल हो गया, उनसे पैसा ले रहा है, कल को उनको ओनरशिप देनी पड़ेगी, ओनरशिप जो है वो कम हो जाएगी। अभी हम 33% के पार्टनर है, कल को वो 2 और आ जाएंगे, 20% की पार्टनरशिप हो जाएगी तो हमारा शेयर कम हो जाएगा। कहता मैंने अपने दोस्तों को समझाया इट डज नॉट मैटर व्हाट योर शेयर इज इन द पाई, द थिंग विच मैटर्स इज द साइज ऑफ पाई। समझ आ रही है बात? छोटी चीज में बड़ा शेयर लेके क्या करोगे? बड़ी चीज में छोटा शेयर भी होगा तो वो छोटी वाली बड़ी से ज्यादा होगा। हाँ या ना? यस और नो? भाई 30,000 में 10,000 रुपए कमा के क्या करोगे? इससे तो बेटर है कि चाहे 20% कमा लो लेकिन कमाओ 200 करोड़ का। यस और नो? समझ आ रही है? तो ये वही वाली चीज बार बार मैं समझा रहा हूं कि भाई अगर एक म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है पर रिटर्न भी कम है, उससे बेटर है कि अगर खर्चा ज्यादा करके वो रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है। अल्टीमेटली हमारे लिए मैटर क्या करता है? नेट एसेट वैल्यू। अगर वो ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ता है खर्चा ज्यादा हो रहा है तो? यस और नो? हाँ या ना? अच्छा एक चीज, ये चैप्टर अभी हमारा आज भी कंप्लीट नहीं हुआ। इस चैप्टर के अंदर क्या रहता है सुन लो। अभी एक्सपेंस रेशियो का न्यूमेरिकल करना है हमने। बेटा मेरी बात सुनिएगा इधर, ऑल ऑफ यू। सर इस चैप्टर में अभी और कितनी चीजें रहती हैं सुनिएगा। देखिए बेटा मेरी बात को सुनना। पहले ये बताओ कि मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बोले थे कराने को, जो कराऊंगा। एक मैंने आपको इंडेक्स वो बोला था, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, वो तो हो गया। एक रह गया बास्केट ट्रेडिंग, और एक मेरी बुक के अंदर केस स्टडी है, प्रैक्टिकल है, केस लॉ है, वो भी पढ़ाना है। और इसके अलावा आपको एक्सपेंस रेशियो का न्यूमेरिकल भी कराना है, राइट? इसके अलावा एनएवी कराना है, राइट? इसके अलावा एक चीज और सुन लो इधर, एक अमेंडमेंट है। बेसिकली ये अमेंडमेंट नहीं है, ये एक न्यू इंसर्शन सेबी ने डाली थी 1 साल पहले, ये भी करानी है। ये सर न्यू इंसर्शन, ये सब इसमें भी अभी एक क्लास हमारी लग जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता पर मुझे पूरा बनाना है यार। सर ये न्यू इंसर्शन की आप क्या बात कर रहे हो?
आप लोगों ने कभी पेटीएम, होगा सबके पास मोबाइल में पेटीएम है, पेटीएम अकाउंट में कभी आपने देखा जहां लिखा आता है मूवी वगैरह ये वो, वहां म्यूचुअल फंड्स भी लिखा हुआ आता है। कितने लोगों ने ये नोट किया? इसका मतलब क्या पेटीएम के थ्रू भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं? क्या ई वॉलेट्स के थ्रू भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। वो ई वॉलेट से रिलेटेड सेबी ने सर्कुलर लाया था आज से 2 साल पहले। तो वो ई वॉलेट्स के थ्रू हम म्यूचुअल फंड कैसे खरीदते हैं, उसकी एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है, वो सारी चीजें इधर सुनिएगा। ये और ये 2 क्वेश्चन कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब अभी भी हमारे 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में रहते हैं। क्लियर है? और एक्सपेंस रेशियो को अभी हमने थियोरेटिकल पढ़ा है, प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डन? क्लियर है जी? थैंक यू।